हेलो दोस्तों। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की शीट नंबर 4। इसमें मैंने 3 पैटर्न के क्वेश्चन कवर किए हैं। टोटल 25 क्वेश्चन हैं और इसमें जो आपका फर्स्ट वाला पैटर्न है दैट मीन्स आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वन बाय वन ईच क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा, आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो जो सबसे पहले है वो है आपके आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, वस्तु संबंधित प्रश्न, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन क्या है, इनका थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अदरवाइज चीजें तो क्वेश्चन से ही क्लियर होंगी, ठीक है। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि इसमें पर्सन जो है कुछ वस्तु खरीद के लाएगा कुछ रुपए में। तो एक लाइन लिखी हुई होती है जनरली, ए पर्सन बाई 9 आर्टिकल्स, ए पर्सन बाई 9 आर्टिकल्स, नहीं 9 एट द रेट ऑफ 9, person buys some articles at the rate of 9 for rupees 2. A person buys some articles at the rate of 9 for rupees 2. ये लाइन मैंने इंग्लिश में लिखी है क्योंकि ये लाइन इंग्लिश में जो की त्यों रहती है, बस 9 और 2 की जगह चेंज आ जाता है। बट हिंदी में इस बात को कई तरीके से तोड़ मरोड़ के लिखा जाता है तो वो काफी कंफ्यूजिंग है। लेकिन इंग्लिश में हमेशा ये लाइन यही रहेगी, ए पर्सन बाय सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 9 for rupees 2। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह कि एक पर्सन कुछ वस्तुएं खरीदता है, एक पर्सन कुछ वस्तु खरीदता है, ठीक है ना, कुछ वस्तुएं खरीदता है एट द रेट ऑफ 9 for rupees 2, जिसमें से आपकी जो 9 आर्टिकल्स हैं वो कितने रुपए के हैं? 2 रुपए के। 9 वस्तुएं 2 रुपए की हैं तो एक आर्टिकल कितने रुपए का होगा? एक आर्टिकल होगा आपका 2/9 रुपए का। यानी कि एक पर्सन 2/9 रुपए की कुछ वस्तुएं खरीदता है। 2/9 रुपए की प्रत्येक वस्तु, एक वस्तु कितने रुपए की? 2/9 रुपए की। तो उस हिसाब से वो कुछ वस्तुएं खरीदता है। तो ये क्या है? ये आपका रेट है। ये क्या है? ये आपका रेट है। रेट आपको पता है कि 9 आर्टिकल कितने रुपए के हैं? 2 रुपए के। तो एक आर्टिकल कितना है? 2/9 रुपए का। लेकिन वो कुछ वस्तु खरीदता है, वो 10 भी खरीद सकता है, 15 भी खरीद सकता है, 20 भी खरीद सकता है, 25 भी खरीद सकता है। लेकिन जो उनका रेट है वो ये है कि 9 आर्टिकल कितने रुपए के? 2 रुपए के। तो एक आर्टिकल कितना? 2/9 रुपए का। एक आर्टिकल कितने का हो गया भाई? 2/9 रुपए का। क्लियर? तो इस लाइन का मतलब सब लोग समझ लेंगे कि बाय सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 9 for rupees 2, एक आदमी कुछ वस्तुएं खरीदता है जिसमें से 9 वस्तुएं कितने रुपए की हैं? 2 रुपए की। तो एक वस्तु 2/9 रुपए की, प्रत्येक वस्तु 2/9 रुपए की, और वो हिसाब से कुछ वस्तु खरीदता है। ये वही वाली बात होगी कि आप मार्केट में जाओ और मार्केट में सपोज मैं आपसे बोलूं कि आप 20 रुपए पर केजी वाले आलू खरीद के लाए तो कितने किलो आलू खरीद के लाए? आप 20 रुपए पर केजी वाले आलू खरीद के लाए तो कितने किलो आलू खरीद के लाए? बताइए। नहीं बता सकते। आपको सिर्फ इतना पता है कि आप 20 रुपए पर केजी वाले आलू खरीद के लाए हो, मतलब आप इस टाइप के चावल खरीद के लाए हो जो 1 किलो कितने के आते हैं? 20 रुपए के। पर आपको यह नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी में खरीद के लाए हो। 10 किलो लाए हो, 12 किलो लाए हो, 15 किलो लाए हो, बट ये पता है कि 1 किलो चावल जो आप खरीद के ला रहे हो उसकी कीमत 20 रुपए। आपको रेट पता है पर क्वांटिटी नहीं पता है, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर भाई? चलिए, उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में 2 टाइप के आलू भी होते हैं, एक 20 रुपए किलो वाले और एक 30 रुपए पर केजी वाले। आदमी क्या करता है कि दोनों टाइप के कुछ ना कुछ आलू खरीदता है, उनको मिक्स करता है, मिक्स करके बेचता है। वो मिक्स करके बेचने पर उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, वो लॉस भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है कि आदमी वस्तुएं खरीद के लाता है अलग अलग रेट से, डिफरेंट रेट से, बेचता किसी डिफरेंट रेट पे। आलू खरीद के लाएगा 20 रुपए पर केजी वाले, बेचेगा 40 रुपए पर केजी में, तो डिफरेंट रेट पे बेचा तो उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे, आदमी जितने आर्टिकल खरीद के लाएगा, जितनी वस्तु खरीद के लाएगा, वो सारी की सारी बेचेगा क्वेश्चंस में। ठीक? क्लियर? ये बात समझ में आई ना? चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको पहले इसका बेसिक मेथड बताऊंगा जो आपको आना चाहिए, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जो भी आपको आनी चाहिए। और शॉर्ट ट्रिक का एक लिमिटेशन है, क्वेश्चन जब बड़ा होता है तो वहां पे आपका हमेशा बेसिक कंसेप्ट ही काम आता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है,
आकाश बाइज सम टॉफीज एट 7 for a rupee and sells them at 5 for a rupee. His profit percentage is what? आकाश कुछ टॉफी खरीदता है, कोई दिक्कत नहीं खरीदने, आकाश कुछ टॉफी खरीदता है, तो ये तो है भाई लिखी मैंने आपकी टॉफीज, क्लियर है ना, TUFFES, और यहां पे लिखा मैंने रुपीज, क्लियर भाई। आकाश कुछ टॉफी खरीदता है एट द रेट ऑफ 7 for a rupee, मतलब आकाश 7 टॉफी खरीदता है, कितने रुपए में? 1 रुपए में। आकाश जो खरीद के ला रहा है टॉफी, तो 7 टॉफी कितने में रही है? 1 रुपए में। एंड सेल कर रहा है 5 टॉफी for a rupee, सेल्स देम एट 5 for a rupee। खरीद के ला रहा है 7 टॉफी 1 रुपए में, बेच रहा है 5 टॉफी 1 रुपए में, तो पूछा उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने का जो बेसिक तरीका है, 7 टॉफी खरीद के ला रहा है 1 रुपए में, तो 1 टॉफी कितने की खरीद के लाया होगा? 1/7 रुपए की। 1 टॉफी कितने की खरीद के लाया होगा? 1/7 रुपए की। तो ये क्या हो गया? CP हो गया 1 टॉफी का। प्रत्येक टॉफी वो 1/7 रुपए की खरीद के लाया। जब बेचने की बारी आई तो वो बेच रहा है 5 टॉफी 1 रुपए में। किस रेट से टॉफी बेच रहा है? 5 टॉफी बेच रहा है 1 रुपए में। यदि 5 टॉफी 1 रुपए में बेच रहा है, तो 1 टॉफी कितने में बेच रहा है? 1/5 रुपए में बेच रहा है। 1 टॉफी कितने में बेच रहा है? 1/5 रुपए में बेच रहा है। क्लियर? कोई डाउट्स में? 1 टॉफी कितने में बेच रहा है? 1/5 रुपए में बेच रहा है। तो प्रत्येक टॉफी वो खरीद के लाया 1/7 रुपए की, जबकि प्रत्येक टॉफी को बेच रहा है वो 1/5 रुपए में। क्लियर है कि नहीं? और वो जितनी टॉफी खरीद के लाया होगा अल्टीमेटली सारी की सारी टॉफी बेचेगा। क्लियर? आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का मैंने आपको सिंपल सा तरीका क्या बता रखा है कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का क्या निकाल लीजिए? रेशियो निकाल लीजिए। अगर कोई टिपिकल नंबर्स हैं तो कॉस्ट प्राइस है तुम्हारा प्रत्येक टॉफी का 1/7 रुपए, सेलिंग प्राइस है प्रत्येक टॉफी का कितना? 1/5 रुपए। तो ये आपको कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। यहाँ पे 7 यहाँ पे 5 में प्रत्येक इसको रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? 7 5 कैसे? 35 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैंने 35 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 पंजे 35 हो जाएगा और ये 5 7 35 हो जाएगा, 5:7। यानी कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया? 5:7। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 5 रुपए का सामान 7 में जा रहा है। मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई और कर सकता हूं, तो 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। मैं हमेशा 100 बना देता हूं सीपी को, क्योंकि मुझे पता कि यदि सीपी 100 है, एसपी 140 है, 100 रुपए का सामान यदि 140 में बिकता है तो प्रॉफिट कितना होता है? 40% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट। तो ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड है। बेसिक नहीं, ये भी बहुत एडवांस मेथड है। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? भाई वो खरीद के ला रहा है कितना? 7 टॉफी 1 रुपया में। किस रेट से खरीद के ला रहा है? 7 टॉफी खरीद के लाया 1 रुपया में। जब बेचने की बारी आई तो बेच रहा है वो 5 टॉफी 1 रुपया में। तो प्रत्येक टॉफी कितने की खरीद के लाया? सब 7 टॉफी 1 रुपया की, तो 1 टॉफी कितना? 1/7 रुपया की। और जब बेचने की बात आई तो 5 टॉफी 1 रुपए में, तो 1 टॉफी कितना? 1/5 रुपए में। तो ये प्रत्येक टॉफी का कॉस्ट प्राइस और प्रत्येक टॉफी का सेलिंग प्राइस। तो सीपी से एसपी का रेशियो 1/7, रेशियो 1/5। पूरे को 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना? 5:7। क्या आएगा? 5:7। 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140। 100 की टॉफी 140 में बिक रही है तो कितना प्रॉफिट? 40% प्रॉफिट। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये क्वेश्चन को करने का मेथड नंबर 1 था। ये बात समझ में आई? क्लियर? ना मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मैंने बोला कि वो टॉफी अलग अलग रेट से खरीद के लाएगा, पर टॉफी जितनी खरीद के लाएगा उतनी बेचेगा। भाई अगर वो 100 टॉफी खरीद के ला रहा है तो 100 ही टॉफी बेचेगा। वो खरीद के लाया 7 टॉफी 1 रुपए में, बेच रहा है 5 टॉफी 1 रुपए में। तो नंबर ऑफ टॉफीज को नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल बनाइए। नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल बनाइए, ठीक है ना? भाई 7 टॉफी 1 रुपए की खरीद के ला रहा है, बेच रहा है 5 टॉफी 1 रुपए में। ये सीपी है, ये सीपी का रेट है, ये एसपी का रेट है। 7 टॉफी 1 रुपए में खरीद के लाया, बेच रहा है 5 टॉफी 1 रुपए। तो 7 और 5 कैल्सियम क्या होता है? 35। तो नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल इक्वल बनाइए, 35। तो यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए आप 5 से और यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए आप 7 से। कहने का मतलब वो 7 × 5 कितना होता है? 35। वो 35 टॉफी खरीद के लाया कितने रुपया में? 5 रुपया में।
और बेच रहा है 5 सत्ते 35 टॉफी कितने में, 7 रुपया में। अरे क्लियर है कि नहीं? तो कुल मिला के पता चल गया वो खरीद के लाया भाई 35 टॉफी 5 रुपए में, बेच रहा है 35 टॉफी 7 रुपए में। तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है कि 5 रुपए का सामान 7 रुपए में बेच रहा है। यदि 5 रुपए का सामान 7 में बिकेगा तो 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, कितने पर, 5 रुपए पर इंटू 100%, यानी कि कितना प्रॉफिट होगा उसको, 40% प्रॉफिट होगा, 40% प्रॉफिट। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो ये इस क्वेश्चन को करने का मेथड नंबर 2 है, इजी तरीका है। क्लियर? चलिए अब मेथड नंबर 3 जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की, वो क्या है। एक पर्सन खरीद के लाया 7 टॉफी एट द रेट ऑफ 7 4 रुपीज 1, 7 टॉफी 1 रुपए में, बेच रहा है वो 5 टॉफी 1 रुपए में। क्लियर है कि नहीं? आपसे पूछा उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो कैसे करना है, 5 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 की 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 रुपए। क्लियर है कि नहीं? 7 की 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 रुपए। बस ऐसे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। अल्टीमेटली हुआ क्या कि 5 रुपए का सामान कितने में बिका, 7 रुपए में, तो कितना प्रॉफिट हो गया आपका, 40% प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया, 40% प्रॉफिट। ये इस क्वेश्चन को करने का क्या है, मेथड नंबर 3 है। पर ये मेथड केवल और केवल, ये शॉर्ट ट्रिक केवल और केवल तभी काम आएगी जब आपसे प्रॉफिट या लॉस पूछा हो, यदि आपसे कुछ डाटा पूछा हो, आर्टिकल्स पूछे हो या रुपीज पूछा हो, तो आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा जो मैंने अभी आपको सेकंड मेथड बताया आर्टिकल को इक्वल करके वैसे करना पड़ेगा। तो बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का कि आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए। क्लियर? तो 3 तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए। क्लियर भाई? समझ में आ गया होगा ये सबको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, बी, 40% प्रॉफिट। क्लियर भाई? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 23 4 रुपीज 20। तो ये है आपके आर्टिकल्स, यहां पे हमेशा आपको आर्टिकल लिखने और यहां पे लिखना आपको रुपीज इन या अमाउंट। तो एक पर्सन खरीद के लाता है 23 आर्टिकल्स कितने रुपए में, 20 रुपए में। 23 आर्टिकल खरीद के लाया 20 रुपए में, तो ये तो सीपी होगा। 23 आर्टिकल खरीद के लाया 20 रुपए में एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 24 रुपीज 23, और बेच रहा है वो क्या, 20 आर्टिकल 23 रुपए में बेच रहा है वो 20 आर्टिकल कितने रुपए में, 23 रुपए में। ये क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस, ये क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का रेट, खरीद के लाया 23 आर्टिकल 20 रुपए में, बेच रहा है 20 आर्टिकल 23 रुपए में। पूछा कि फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है। क्लियर? चलिए प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। सो बहुत आसान सा सवाल है। यहां पे 23 आर्टिकल खरीद के ला रहा है 20 रुपए में, बेच रहा है 20 आर्टिकल 23 रुपए में। तो मैंने आपको बेसिक चीज क्या होता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को इक्वल बनाइए। नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल बनाओगे, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 20 है, 23 और 20 को इक्वल बनाने के लिए यहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 20 से। तो 20 इंटू 20 कितना होगा आपका, 400 रुपए हो जाएगा। तो यहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 23 से, 20 इंटू 23, यहां पे भी 23 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 23 इंटू 23 कितना होता है, 529 रुपए। कुल मिलाके वो 23 इंटू 20 आर्टिकल खरीद के लाया 400 रुपए में, और सेम नंबर ऑफ आर्टिकल 20 इंटू 23 उसने बेच दिए 529 रुपए में। तो हुआ क्या, पूरे ट्रांजेक्शन में हुआ क्या, अल्टीमेटली उसने 400 रुपए का सामान कितने में बेच दिया, 529 रुपए में बेच दिया। 400 का सामान 529 रुपए में बेचा तो उसको 129 रुपए का प्रॉफिट हुआ ओवर 400, 400 रुपए पर इंटू 100%, इतने परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 तो 32.25%। क्या आएगा आंसर, 32.25% क्या हुआ उसको प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, डी ऑप्शन, 32.25% का उसको प्रॉफिट हुआ है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो बहुत आसान से सवाल है, बस नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल करना है।
आप डायरेक्ट इसमें शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते थे, शॉर्ट ट्रिक करने पर भी वही आंसर आएगा, क्लियर ना। जैसे आपको लिखना तो यही कि 23 आर्टिकल खरीद के लाया 20 रुपए में, बेचा उसने 20 आर्टिकल 23 रुपए में, तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस पूछे तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 20 यानी कि कितना 400 रुपए, 23 इंटू 23 यानी कितना 529 रुपए। अल्टीमेटली 400 रुपए का सामान कितने में बिक दिया, 529 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 32.25% प्रॉफिट। क्लियर, कोई डाउट इसमें भाई। चलिए, आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ओके, सुमित बॉट एप्पल्स एट 13 for ₹20 and sold them at 35 for ₹41. Find his profit or loss percentage approximately. तो सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे। क्लियर भाई। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल टीए 2 के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्लियर, होता क्या है, होता यह कि मार्केट में दो अलग अलग टाइप की वस्तु होती है, दो अलग अलग टाइप के आलू होते हैं, 20 रुपए किलो वाले आलू, 30 रुपए किलो वाले आलू। वो कुछ क्वांटिटी 20 रुपए किलो वाले आलू खरीदता है, कुछ क्वांटिटी 30 रुपए वाले आलू खरीदता है। दोनों को क्या कर देता है, मिक्स कर देता है, और मिक्स करके क्या कर देता है, बेच देता है। बेचने पर उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 3 for ₹10। तो एक पर्सन ने, यहां पे मैं लिखना है आपको हमेशा आर्टिकल, और यहां पे लिखना है हमेशा आपको रुपीज। तो एक पर्सन खरीद के लाया सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 3 for ₹10। एक पर्सन कुछ वस्तु खरीद के लाया, 3 वस्तुएं 10 रुपए की। एंड डबल नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 4 for ₹13। डबल नंबर ऑफ आर्टिकल खरीद के लाया एट द रेट ऑफ 4 for ₹13। फिर उसने उनको बेच दिया एट द रेट ऑफ 12 for ₹59। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो बहुत आसान सवाल है। क्लियर, चलिए। वो खरीद के लाया कितना, 3 आर्टिकल 10 रुपए में, और डबल नंबर ऑफ आर्टिकल खरीद के लाया एट द रेट ऑफ 4 for ₹13। तो 3 आर्टिकल खरीद के लाया 10 रुपए में, डबल नंबर ऑफ आर्टिकल खरीद के लाने उसको 4 आर्टिकल 13 रुपए के हिसाब से। तो ये तो कहीं से भी डबल नहीं है। तो पहले जो क्वेश्चन बोले सेम बोले तो सेम कर लीजिए, डबल बोले तो आर्टिकल को सेम बना लीजिए। अब यहां पे इसको, यहां पे डबल नंबर ऑफ आर्टिकल होने चाहिए प्रीवियस आर्टिकल से। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। तो 3 दूनी क्या हो गया आपका 6 आर्टिकल खरीद के लाया वो भाई, वो 10 दूनी 20 रुपया में। 6 आर्टिकल खरीद के लाया वो कितने में, 20 रुपए में। यदि 3 आर्टिकल 10 रुपए के होते तो 6 आर्टिकल कितने के होते हैं, 20 रुपए के। यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, और यहां भी मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से। तो क्या होगा, 4 3 12 आर्टिकल वो खरीद के लाया, 13 + 3 कितना, 39 रुपए में। 13 + 3 कितना, 39 रुपए में। ये बात समझ में आती है सबको, कोई डाउट इसमें। क्लियर, बहुत आसान सा सवाल है भाई। वो दो टाइप के ये खरीद के ला रहा है, क्या ला रहा है, वो खरीद के। क्लियर है ना भाई। 3 आर्टिकल खरीद के लाया 10 रुपए में, 4 आर्टिकल खरीद के ला रहा है वो 13 रुपए में। डिफरेंट रेट से खरीद के ला रहा है। लेकिन जो दूसरे टाइप के आर्टिकल है वो डबल नंबर में खरीदे पिछले वाले टाइप के आर्टिकल से। तो डबल करने के लिए इसको 6 बना लिया, इसको 12 बना लिया, इजीली ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 आर्टिकल खरीद के लाया 10 दूनी 20 रुपया में। दूसरे टाइप के 4 × 3 12 आर्टिकल खरीद के लाया 39 रुपए में। और जब इनको मिला के बेचेगा, तो आर्टिकल हो कितने जाएंगे, 6 आर्टिकल + 12 आर्टिकल टोटल हो जाएंगे 18 वस्तुएं। कितने आर्टिकल हो जाएंगे, 18 आर्टिकल्स हो जाएंगे। 18 आर्टिकल कितने के, 20 + 39 59 रुपए के। 18 आर्टिकल हो जाएंगे 59 रुपए के। तो ये क्या है, उसके लिए कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है, उसके लिए कॉस्ट प्राइस है। कोई डाउट में, ये क्या है, उस पर्सन के लिए कॉस्ट प्राइस है। लेकिन जब बेचने की बात आई, जब सेलिंग की बात आई, ही सोल्ड, तो उसने क्या किया, ही सोल्ड 12 आर्टिकल्स। उसने बेचे 12 आर्टिकल कितने में, 59 रुपए में। उसने बेचे 12 आर्टिकल कितने में, 59 रुपीज में। फाइंड इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बतानी है। क्लियर। तो कुल मिला के इस बात से तो मुझे अब कोई मतलब नहीं है
इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। उसने दोनों टाइप के आर्टिकल खरीदे, फिर उनको मिक्स कर दे, तो इफेक्टिव रेट जो है वो 18 आर्टिकल कितने के खरीदे उसने, 59 रुपए के, लिखा है सीपी। और जब बेचने की बात आई तो उसने बेचे हैं 12 आर्टिकल कितने में, 59 रुपए में। तो आपसे पूछा कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो जितने आर्टिकल वो खरीद के लाएगा उतने ही आर्टिकल बेचेगा। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना सब फर्जी मेथड है, बेसिक हमेशा फ्रूटफुल होता है। तो बेसिक से करोगे तो 18 और 12 को इक्वल कर लेते हैं, तो 18 इंटू 3 यानी कि 54 आर्टिकल खरीद के लाया, वो कितना, 59 इंटू 3 रुपए में। और जब बेचने की बात आई, सॉरी 18 इंटू 2 करोगे, 18 दूनी 36 आर्टिकल खरीद के लाया वो 59 इंटू 2 रुपए में। जब बेचने की बात आई तो 12 इंटू 3 यानी कि 36 आर्टिकल बेचे उसने 59 इंटू 3 रुपए में। तो नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल खरीद कर लिया भाई। 36 आर्टिकल खरीद के लाया इतने रुपया में और 36 आर्टिकल बेच रहा है वो इतने रुपया में, तो कितना प्रॉफिट है लॉस परसेंटेज है, नहीं निकाल सकते। ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। अभी भी आपको फॉर्मूला नहीं लगाना घटिया वाला, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि सीपी से एसपी का रेशियो निकालिए, सिंप्लीफाई कीजिए। सीपी कितना, 59 इंटू 2, एसपी कितना, 59 इंटू 3, रेशियो निकाला तो 59 से 59 तो कट गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, 2:3। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, 2:3, यानी कि 2 का सामान 3 में बिक रहा है। यदि मैं इसको 50 से गुणा कर दूं तो 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, यानी कि अल्टीमेटली 100 का सामान कितने में जा रहा है, 150 में, यानी कि 100 कितना प्रॉफिट हो रहा है, 50% प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है, 50% प्रॉफिट, 50% लाभ। क्लियर, कोई डाउट इसमें? सो बहुत सिंपल और साधारण सा सवाल था, ठीक है ना, क्लियर है भाई। चले, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, 50% प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 4 का ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। क्लियर, चले ना क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यस क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। जब आपका नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा जाए, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप हमेशा बेसिक पे वर्क करोगे, बेसिक से ही क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व होगा। क्लियर, चलिए। ए पर्सन बाइज सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 15 फॉर ₹13। तो यहां पे दे रखा है खरीदने का रेट, ये आर्टिकल हो गया, ₹1 हो गया, ठीक है। पर्सन खरीद के लाता है 15 वस्तुएं 13 रुपए में। एक पर्सन खरीद के लाता है 15 वस्तुएं 13 रुपए में, एंड सेल ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 18 फॉर ₹17। ये तो आपको कॉस्ट प्राइस है, तो सीपी है। खरीद के ला रहा है वो 15 आर्टिकल कितने रुपए में, 13 रुपए में। और जब बेचने की बात आई तो सेल कर रहा है वो कितना, सेल कर रहा है 18 आर्टिकल, 18 आर्टिकल फॉर ₹17, 18 आर्टिकल 17 रुपए में। कितने में, 18 आर्टिकल कितने में, 17 रुपए में। तो खरीद के लाया 15 आर्टिकल 13 रुपए में, बेच रहा है 18 आर्टिकल कितने में, 17 रुपए में। ये बात समझ में आई? क्लियर। इफ ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 14.7 रुपए, यदि इस तरीके से उसे पूरे ट्रांजेक्शन में 14.7 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्लियर, इन होल ट्रांजेक्शन, देन हाउ मेनी आर्टिकल्स डिड ही बाई, उसने कितने आर्टिकल बाई किए। ये जो दे रखा है आपको रेट दे रखा है, मतलब वो 15 आर्टिकल 13 रुपए के हिसाब से खरीद के लाता है, यानी कि एक आर्टिकल 13/15 रुपए का लेके आ रहा है। तो ये एक आर्टिकल 13/15 रुपए का जो लेके आ रहा है ना, वो कितने भी नंबर आर्टिकल खरीद के ला सकता है। जब बेचने की बात आई तो 18 आर्टिकल 17 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। प्रत्येक 18 आर्टिकल कितने रुपए का, 70 रुपए के, तो एक आर्टिकल 17/18 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। तो जितने खरीद के लाया सारे के सारे आर्टिकल सेल करेगा, और इस ट्रांजेक्शन में उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है 14.7 रुपए का। यदि उसको प्रॉफिट हुआ तो उसने कितने आर्टिकल बाई किए हैं, या फिर ये भी पूछ सकता है वो कितने आर्टिकल उसने खरीद के बेचे हैं। यदि उसको पूरे ट्रांजेक्शन में 14.7 रुपए का प्रॉफिट होता है तो मैं, जब आपको डाटा पूछा जाए तो कोई फर्जी ट्रिक नहीं लगानी, आपको हमेशा बेसिक्स पे वर्क करना है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स को इक्वल बनाना है। खरीद के लाया 15 आर्टिकल 13 रुपया के हिसाब से, बेच रहा है 18 आर्टिकल 17 रुपया के हिसाब से, तो 15 और 18 को इक्वल बनाना है। तो 15 और 18 को इक्वल बनाने को उनका एलसीएम 90 कर लेंगे, 90 कर लेंगे। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर लेंगे आप किससे, 6 से।
और यहां पे भी मल्टीप्लाई फिर आपको करनी पड़ेगी किससे, 6 से। यानी को 15 चिकन 90 आर्टिकल खरीद के लाया, 13 चिंग 78 रुपीज में। क्लियर। और जब बेचने की बात आई तो यहां पे 18, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 18 इंटू 5, 90 आर्टिकल वो बेच रहा है 70 इंटू 5 यानी कि 85 रुपए में, 85 रुपीज में। कोई डाउट इसमें? क्लियर। आर्टिकल खरीद के ला रहा 78 रुपीज में, बेच रहा है 90 आर्टिकल 85 रुपीज में, तो कितना प्रॉफिट हो रहा? 78 से 50 से कितना प्रॉफिट हुआ? 7 रुपए का। तो 7 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है जब वो 7 रुपए का प्रॉफिट, ऐसे लिख देते हैं पूरा, 7 रुपए का प्रॉफिट उसको तब हो रहा है, 7 रुपए की लाभ उसको तब हो रही है जब वो 90 आर्टिकल्स खरीद के बेचता है। जब वो 90 आर्टिकल खरीद के बेचा, 90 आर्टिकल, 90 आर्टिकल की खरीद पे उसको कितना, 78 का सामान 85 में बिक रहा है, लेकिन 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि उसे 14.7 रुपए का प्रॉफिट हो तो कितने नंबर ऑफ आर्टिकल उसने बाय किए। तो 14.7 करना है, तो 7 में यदि मैं 2.1 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, यदि मैं दोनों तरफ 2.1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2.1 इंटू 7 कितना, 14.7 होता है कि नहीं। तो यदि 14.7 रुपए का प्रॉफिट चाहिए उसको, तो 2.1 से इधर मल्टीप्लाई की तो 2.1 से इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 90 इंटू 2.1 यानी कि 18, 189 आर्टिकल्स, 189 आर्टिकल्स। तो उसको कितने आर्टिकल बाई करने पड़ेंगे? 189। कितने आर्टिकल उसको खरीदने पड़ेंगे? 189 आर्टिकल्स। क्लियर है कि नहीं। यदि उसको 14.7 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो उसको 189 आर्टिकल्स खरीद के बेचने पड़ेंगे। क्लियर। तो बहुत बढ़िया और आसान सा सवाल है ये। ऐसा क्वेश्चन आपके प्री के पेपर में या मेंस के पेपर में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, 189। क्लियर है ना। ठीक है। अगर यहां पे ऐसे मल्टीप्लाई करने का नहीं समझ में आता तो ऐसे भी कर सकते हो कि 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 90 आर्टिकल पे, तो 1 रुपए का प्रॉफिट कब होगा? 90/7 आर्टिकल्स पे। आपको प्रॉफिट चाहिए 14.7 रुपए का, यूनिटरी मेथड। तो 14.7 रुपए का प्रॉफिट होगा 90/7 इंटू 14.7 आर्टिकल्स पे। क्लियर। तो 7 से 14.7 2.1 जाएगा, 90 इंटू 2.1 कितना हो जाएगा? 189। तो कितने आर्टिकल? 189 आर्टिकल्स। क्लियर। कोई डाउट इसमें? आसान सा सवाल था। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। ओके देखो, बहुत आसान और बहुत मजेदार सवाल है। ए मैन परचेजेस सम टॉफीज एट द रेट ऑफ 11 4 रुपीज 10 एंड द सेम क्वांटिटी टॉफी खरीदी है एट द रेट ऑफ 9 4 रुपीज 10। क्लियर। ही सेल्स ऑल द टॉफीज एट द रेट ऑफ 1 4 रुपीज 1। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन होल ट्रांजेक्शन। ठीक है। तो एक पर्सन ने 2 प्रकार की टॉफी खरीदी, एक पर्सन ने 2 प्रकार की टॉफीज खरीदी। क्लियर। पहली जो खरीदी है एट द रेट ऑफ 11 4 रुपीज 10। किस रेट से खरीदी है? 11 टॉफी 10 रुपए के हिसाब से। 11 टॉफी कितने के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से। सेम क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 9 4 रुपीज 10। सेम क्वांटिटी ऑफ टॉफी खरीदी उसने एट द रेट ऑफ 9 4 रुपीज 10। 9 टॉफी 10 रुपए में। तो 2 प्रकार की उसने टॉफी खरीदी है, 11 टॉफी 10 रुपए में, दूसरी इक्वल नंबर ऑफ टॉफी खरीदी है, सेम क्वांटिटी में टॉफी खरीदी है बट अलग रेट से। 9 टॉफी 10 रुपए के हिसाब से, यानी कि ये तो आ रही है एक टॉफी 10/11 रुपए की और ये आ रही है एक टॉफी 10/9 रुपया की, और वो इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज खरीदता है। फिर उसके बाद उसने सारी टॉफियों को आपस में मिला के बेच दिया एट द रेट ऑफ 1 4 रुपी 1। एक टॉफी 1 रुपया में। तो आपसे पूछा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन होल ट्रांजैक्शन में क्या होगा। क्लियर। तो सबसे पहले उसको खरीदवाओ। ये तो क्या कर रहा है, वो टॉफी खरीद रहा है डिफरेंट रेट से। ठीक है ना। चलिए, तो सेम क्वांटिटी, क्वेश्चन में साफ साफ बोला उसने सेम क्वांटिटी टॉफी खरीदनी, इक्वल नंबर ऑफ। जितनी वो पहली टाइप की टॉफी खरीद के ला रहा है उतनी ही वो दूसरी टाइप की टॉफी खरीद के ला रहा है। तो 11 और 9 नंबर ऑफ टॉफी को इक्वल बनाना पड़ेगा, कहीं से भी इक्वल नहीं है। तो 11 और 9 को इक्वल बनाना पड़ेगा 99 बनाने के लिए। तो यहां पे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां भी 9 से मल्टीप्लाई होगी। कुल मिला के वो 99 टॉफी खरीद के लाया 90 रुपए में। अरे क्लियर है कि नहीं।
और दूसरी प्रकार की भी यहां पे 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 9 इंटू 11 99 टॉफी खरीद के लाया दूसरे प्रकार की, 10 इंटू 11 110 रुपए में, 10 इंटू 11 110 रुपए में। कुल मिला के जो वो टोटल टॉफी खरीद के लाया है 99 प्लस 99 198 टोटल टॉफी खरीद के लाया है वो 90 प्लस 110 यानी कि 200 रुपए में, 90 प्लस 110 यानी कि कितना 200 रुपए में। कुल मिला के वो 99 प्लस 99 यानी कि 198 ट्रॉफी खरीद के लाया 200 रुपए में। तो ये उसके लिए एक ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हो गया भाई, दो अलग अलग टाइप की टॉफी खरीद के लाया, ये अलग रेट से दोनों को मिला दिया, कुल मिला के इफेक्टिव रेट ये आ रहा है कि वो 198 टॉफी जो खरीद के लाया वो टोटल कितने रुपए में खरीद के लाया 200 रुपए में। अब मुझे इस ऊपर वाली चीज से मुझे कोई मतलब नहीं है, अब मुझे इस ऊपर वाली चीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब बेचने की बात आई, जब बेचने की बात आई तो क्या कर रहा है वो, तो बेच रहा है वो एक टॉफी 1 रुपए में, प्रत्येक टॉफी 1 रुपए की, प्रत्येक टॉफी कितने की बेच रहा है 1 रुपए की बेच रहा है। तो खरीद के लाया 198 टॉफी 200 रुपए में, बेच रहा है एक टॉफी 1 रुपया में, तो 198 टॉफी कितने की बेचेगा भाई, जितनी खरीद के लाया उतनी ही बेचेगा ना, तो 198 से मल्टीप्लाई करोगे तो 198 रुपया, 198 टॉफी कितने में बेचेगा 198 रुपए में। कुल मिला के 198 टॉफी खरीद के लाया 200 रुपया में, बेच रहा है 198 टॉफी 198 रुपए में, तो क्या हुआ 200 रुपए का सामान 198 रुपए में बिक गया, तो 2 रुपए का लॉस हो गया, कितने रुपए पर 200 रुपए पर इंटू 100%। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट इसमें, 2 से 2 कट गए, यानी कि पूरे ट्रांजेक्शन में उसको क्या हुआ 1% का लॉस हो गया, 1% का लॉस हो गया। क्लियर, कोई डाउट इसमें। सो बहुत आसान और लॉजिकल क्वेश्चन था ये, आपके एसबीआई पीओ का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका इसी टाइप का है, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी सॉल्व किया है। क्लियर, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। ए ट्रेडर बॉट सम मैंगोज एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 10, he bought another type of mangoes in double of previous quantity at 4 rupees 16, ठीक है, डबल ऑफ प्रीवियस क्वांटिटी एट 4 रुपीज 16, ठीक है। He sold all the mangoes at 4 rupees 20. Find his profit or loss if he had bought a total of 50 dozen mango. Find his profit or loss if he had bought a total of 50 dozen mango. यदि उसने टोटल 50 डजन मैंगो खरीदे तो उसका प्रॉफिट और लॉस कितने रुपए होगा। देखिए उसने खरीदा, यहां पे लिख रहा हूं मैं मैंगोज, मैंगोज क्लियर है भाई, और यहां पे लिख रहे हैं रुपीज। ए ट्रेडर बॉट सम मैंगोज, कुछ आम खरीदे, किस हिसाब से 4 मैंगो 10 रुपए के हिसाब से, प्रत्येक 4 मैंगो 10 रुपए के हिसाब से। क्लियर, तो इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो भाई, यदि 4 आम 10 रुपए खरीद के ला रहा है तो 2 आम कितने के खरीद के ला रहा है, 2 आम खरीद के ला रहा है वो 5 रुपए के। क्लियर है कि नहीं, पेपर में इस टाइप से कोई बड़ी फिगर भी हो सकती है, उसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लो भाई, 2 आम खरीद के ला रहा है वो 5 रुपए के। He bought another type of mango, उसने दूसरे अलग टाइप के मैंगो खरीदे इन डबल ऑफ प्रीवियस क्वांटिटी, डबल क्वांटिटी में, किस रेट से, एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 16, एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 16, 5 आम 16 रुपए के। तो उसने 2 टाइप के मैंगो खरीदे, पहले टाइप के जो मैंगो 2 आम कितने रुपए के 5 रुपए के, दूसरे टाइप के मैंगो 5 मैंगो कितने रुपए के 16 रुपए के। लेकिन जो सेकंड टाइप के मैंगो हैं वो फर्स्ट टाइप के मैंगो से उसने डबल क्वांटिटी में खरीदे, तो पहले क्वांटिटी को डबल करो, तो 2 है ये 5 है, तो इसको 10 बना लेते हैं, इसको 20 बना लेते हैं, इक्वल हो जाए, इसको 10 बना लेते हैं, इसको 20 बना लेते हैं, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 5 से, तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2 पंजे 10 मैंगो खरीदे हैं उसने 5 इंटू 5 यानी कि 25 रुपए में। क्लियर, क्लियर है कि नहीं, यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 4 से, तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 16 चौका हो जाएगा 64 रुपए। क्लियर, यानी कि 5 इंटू 4 20 मैंगो उसने खरीदे हैं, ये 16 इंटू 4 यानी कि 64 रुपए में। तो उसने इस टाइप से 2 टाइप के मैंगो खरीदे हैं ना, 2 टाइप्स ऑफ मैंगो उसने बाय किए हैं। क्लियर है कि नहीं, और जो सेकंड टाइप के मैंगो हैं वो फर्स्ट टाइप के मैंगो से डबल क्वांटिटी में बाय किए, तो मैंने क्वांटिटी डबल कर ली भाई, 10 मैंगो कितने रुपए के आ रहे होंगे 25 रुपए, ये वाले 20 मैंगो कितने रुपए के आ रहे होंगे 64 रुपए के। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट इसमें, ठीक है।
और जब मिक्सिंग की बात आई, इन दोनों टाइप के मैंगो को उसने मिला दिया, तो 10 प्लस 20 टोटल कितना, 30 मैंगो हो गया। 30 मैंगो कितने के, 5 प्लस 4 9, 6 और 2 8, 89 रुपीज के। 30 मैंगो टोटल कितने के हो गए, 89 रुपीज के। 30 मैंगो टोटल कितने के, 89 रुपीज के। ही सोल्ड ऑल द मैंगोज एट 6 4 रुपीज 20। ही सोल्ड ऑल, ये तो होगा सीपी, ये होगा उसका टोटल सीपी। दोनों टाइप के मैंगो को मिक्स कर दिया तो 30 मैंगो उसको 89 रुपया के पड़े। जब बेचने की बात आई तो वो बेच रहा है किस रेट से, अलग रेट से बेच रहा है। ही सोल्ड ऑल द मैंगोज एट द रेट ऑफ 6 4 रुपीज 20। बेच रहा है वो 6 मैंगो कितने रुपए में, 20 रुपए में। 6 मैंगो कितने रुपए में बेच रहा है, 20 रुपए में बेच रहा है। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट? ये मैंगोज लिखे हुए हैं, क्लियर। मुझे अब इस स्लाइड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहां तो से मैंने सीपी निकाल लिया उसको टोटल। तो खरीदे 30 मैंगो 89 रुपया के, बेच रहा है वो 6 मैंगो 20 रुपया के। तो जितने मैंगो खरीद के लाया उतने ही बेच रहा होगा ना, इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज। तो यहाँ पे 30 यहाँ पे 6, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्टीमेटली 6 इंटू 5 यानी कि 30 मैंगो वो बेच रहा है, 20 इंटू 5 यानी कि 100 रुपया में। कितने रुपया में, 100 रुपया में। तो 30 मैंगो खरीद के ला रहा है वो कितने में, 89 रुपीज में। बेच रहा है 30 मैंगो वो कितना, 100 रुपया में। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस इफ ही हैड बॉट ए टोटल ऑफ 50 डजन मैंगो। यानी कि 30 मैंगो खरीद के बेचने पर उसको कितना, 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ। भाई 30 मैंगो खरीद के बेचने पर उसको कितना, 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 30 मैंगो खरीद के 89 रुपए में बेच दिए, वही 30 मैंगो उसने दूसरे डिफरेंट रेट से 100 रुपए में। तो 30 मैंगो खरीद के बेचने पर उसको क्या हुआ, 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि उसने टोटल 50 डजन मैंगो खरीद के बेचे, 50 डजन, कितना, 50 डजन मैंगो उसने यदि खरीदे तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। अरे क्लियर है कि नहीं, ठीक है। 50 डजन का मतलब होता है एक डजन कितने के, 12 रुपया के। सॉरी, एक डजन का मतलब 12 मैंगो। तो 50 डजन का मतलब कितना होता है, 600 मैंगोज। यानी कि दूसरे 600 मैंगो खरीद के बेचो तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। तो 30 मैंगो पे हो रहा है 11 रुपए का प्रॉफिट। तो यदि मैं दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, 20 से दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर दूं 20 से, तो 20 इंटू 30 कितना होता है, 600। 600 मैंगो पर उसे 20 इंटू 11 यानी कि 220 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्लियर है कि नहीं। यदि वो 600 आम खरीद के बेचेगा तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, उसको प्रॉफिट होगा 220 रुपए का। क्लियर भाई। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ना, ओके देखेंगे। आसान सवाल है, चलिए। ए शॉपकीपर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ पेन्स at the rate of 24 rupees 60 and the same number at the 34 rupees 40. After that he realized that he bought only 60% of the required number of pens. He bought the rest at 25 rupees 75. He sold the pens at 12 rupees 35. Find his profit and loss percentage. Clear? चलिए अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, शॉपकीपर बॉट सर्टेन नंबर ऑफ पेन्स एट द रेट ऑफ 24 रुपीज 60। तो ये है आपके पेन्स और ये लिख रहा हूं मैं आपको रुपीज। उसने खरीदे एट द रेट ऑफ 24 रुपीज 60, 20 पेन 60 रुपया के हिसाब से। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। यदि मैं दोनों तरफ 20 से डिवाइड कर दूं, यदि 20 पेन 60 रुपए खरीद रहा है तो एक पेन कितने का खरीद रहा है, वो 3 रुपए का। ये इजी है भाई, 20 पेन यदि 60 रुपए के ला रहा है तो एक पेन कितने का आ रहा है, 3 रुपए का। एंड द सेम नंबर ऑफ पेन एट द रेट ऑफ 34 रुपीज 40। सेम नंबर ऑफ पेन खरीदे, 30 पेन कितने रुपए के, 40 रुपए के। सेम पेन एट द रेट ऑफ 34 रुपीज 40। तो यहां पे ये 0 से 0 हटा दो भाई। यदि 30 पेन 40 रुपए के ला रहा तो 3 पेन कितने के ला रहा, 4 रुपए के ला रहा। तो उसने ये 2 टाइप के पेन खरीदे, ये इसने 2 टाइप्स के पेन खरीदे तो डिफरेंट रेट से। Some at the rate of 1 4 rupees 3, same number of pen at the rate of 3 4 rupees 4। क्लियर है कि नहीं। अब सेम नंबर ऑफ पेन खरीदे, ये एक पेन है ये 3 पेन है, तो यहां पे इक्वल करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया कितना होता है, 9 रुपए। तो 3 पेन खरीदे ये कितने में, 9 रुपए में। ये वाले 3 पेन खरीदे इसने कितने में, 4 रुपए में। यदि टोटल देखो तो उसने 3 + 3 यानी कि 6 पेन खरीदे। अभी तक उसने टोटल कितने पेन खरीदे, 6 पेन खरीदे। कितने में, 9 + 4 13 रुपए में।
उसने 6 पेन खरीद लिए भाई 13 रुपये में, टोटल उसने 6 पेन खरीदने 13 रुपये में, लेकिन उसको रियलाइज हुआ कि ही हैड बॉट ओनली 60% ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेन्स, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है पेन की उसका सिर्फ उसने अभी तक 60% ही खरीदा है, मतलब उसको 40% पेन और खरीदने हैं। तो उसने 40% पेन और खरीदे बट अलग रेट से। ही बॉट द रेस्ट एट 25 4 रुपीज 75। भाई उसने दो अलग अलग टाइप के पेन खरीदे, जो नेट इफेक्ट आया वो 6 पेन उसने खरीदे 13 रुपए के। उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि उसने अपनी रिक्वायरमेंट का, अपनी आवश्यकता का सिर्फ 60% पेन ही खरीदे हैं, यानी कि उसको अपनी आवश्यकता का 40% पेन और खरीदनी पड़ेंगे तभी तो उसकी पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। वो 40% पेन और खरीदे, तो ये जो रिमेनिंग या जो रेस्ट 40% पेन है ये उसने खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 25 4 रुपीज 75, 25 पेन 75 रुपए के हिसाब से, यानी कि एक पेन 3 रुपए के हिसाब से, यानी कि एक पेन 3 रुपए के हिसाब से। तो ये है 60%, ये है 40%। तो 60% और 40%, 60% और 40%, यानी कि किस रेशियो में होना चाहिए? 3:2 के रेशियो में होना चाहिए। किस रेशियो में होना चाहिए? 3:2, यानी कि ये पेन और इन वाले पेन की संख्या, दिस पेन और दिस पेन, इनकी जो संख्या है वो 3:2 के अनुपात में होनी चाहिए। भाई 60% पेन है, ये 40% पेन है, टोटल एज उसके पास 100% है रिक्वायरमेंट, तो 60% होना चाहिए, 40% होना चाहिए, यानी कि 3:2 के अनुपात में होनी चाहिए नंबर ऑफ पेन्स। पर ये तो 6:1 के अनुपात में, तो इनको 3:2 के अनुपात में करना पड़ेगा। तो 6 और 1, अच्छा इनको 12 और 8 कर लेते हैं भाई। यदि मैं यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 × 12, 4 दूनी 8, ये 12 और 8 3:2 के अनुपात में होता है। तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई 2 से, यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, और यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 8 से। अब देखिए ध्यान से, 6 दूनी 12 पेन ये हो गए कितने के? 13 दूनी 26 रुपया के, और ये 1 8 कम 8, ये 8 पेन हो गए आपके 8 या 24 रुपया के। ये कितने को हो गए? 24 रुपीज के। क्लियर? कोई डाउट इसमें? देखिए तो 60% और 40%, 12 + 8 20 यदि 100% है तो 12 60% होता है, 8 40% होता है। तो 12 8 60% 40%, 3:2 के अनुपात में है कि नहीं? क्लियर? ओके। फिर क्या किया उसने? ही सोल्ड दी पेन्स एट 12 4 रुपीज 35। उसने पेन को बेच दिया एट द रेट ऑफ 12 4 रुपीज 35। फाइंड दिस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। सारे के सारे पेन को बेच दिया, तो ये अभी तक क्या उसका टोटल सीपी है ना, सीपी है ना। क्लियर है कि नहीं? जब पेन को बेचेगा तो 12 पेन ये प्लस 8 पेन ये, टोटल कितने पेन हो गए? 20 पेन्स। कितने रुपए के? 26 रुपए के ये, 24 रुपए के ये, तो 6 4 2 3 50 रुपए के। तो 20 पेन्स कितने हो गए? 50 रुपए के। 20 पेन कितने के हो गए? 50 रुपए के। तो ये आया उसका इफेक्टिव सीपी। 20 पेन कितने के? 50 रुपए के। ये सब मैं हटा रहा हूं। क्लियर है कि नहीं? इससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के 20 पेन कितने के हुए? उसके पास 50 रुपए के खरीद कर लाया वो। 20 पेन्स कितने के? 50 रुपीज के। ये क्या उसके लिए? सीपी है। क्लियर? पर जब बेचने की बात आई तो बेच रहा है वो कितना? बेच रहा है वो 12 पेन 35 रुपीज के। बेच रहा है वो 12 पेन 35 रुपीज के। 12 पेन 35 रुपए के। पूछा है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, कुछ नहीं करना। 20 पेन खरीद के लाया 50 रुपए के, 0 हटा दो। 2 पेन कितने खरीद के लाया? 5 रुपए पे। यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 दूनी 12 पेन वो खरीद के लाया कितने के? 6 पंजे 30 रुपया के। 12 पेन वो कितने खरीद के लाया? 30 रुपए के। 12 पेन खरीद के लाया 30 रुपए के, 12 पेन बेच रहा है 35 रुपया के, यानी कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है? 30 रुपए का सामान वो 35 रुपए में बेच दे रहा है। 30 रुपए का सामान 35 रुपए में बेच रहा है तो उसको 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है प्रत्येक 30 रुपए पर। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो इतनी होगी, 5 से 30 यानी कि 100/6, यानी कि 16 सही 2/3% प्रॉफिट। उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है उसको। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है। सो बहुत आसान, और ये क्या है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसमें बस लॉजिक लगाना है प्रत्येक सवाल में। ठीक है भाई? चले नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? Okay, a person bought some articles at 5 4 rupees 1 and triple the previous amount at 4 rupees 1. While selling, 25% of total article are found damaged and unfit for selling. ठीक है, क्लियर है?
तो पहले यहीं तक कहानी करते हैं कि आर्टिकल्स हैं, क्लियर है कि नहीं, ये आपका आर्टिकल्स है, ये आपका रुपीज है, खरीद के लाया वो, बॉट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 1, 5 आर्टिकल 1 रुपए में, और ट्रिपल नंबर ऑफ प्रीवियस अमाउंट खरीद के लाया वो 4 आर्टिकल कितने रुपया में, 1 रुपया में। तो उसने 2 टाइप के आर्टिकल खरीदे हैं, 2 प्रकार की उसने वस्तुएं खरीदी हैं। 5 वस्तुएं कितने की रुपया की, 1 रुपया की, तो प्रत्येक वस्तु इक्वल 5 की। दूसरी टाइप की उसने वस्तु खरीदी किस रेट से, 4 वस्तुएं 1 रुपए की, पर ट्रिपल नंबर खरीदी है, ट्रिपल नंबर खरीदी है। तो पहले इनको ट्रिपल नंबर करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो इक्वल बना लो, सबसे पहले तो इक्वल बना लो। तो 5 और 4 को इक्वल बनाने के लिए मैंने क्या कर लिया, 20-20 बना लिया। अरे क्लियर है कि नहीं। लेकिन ये तो दूसरी प्रकार की जो वस्तु है, दूसरे प्रकार के जो आर्टिकल हैं, वो प्रीवियस से ट्रिपल अमाउंट में खरीदे, तो ट्रिपल यानी कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है कि नहीं। तो क्या हो गया, ये 5 चौक 20, 20 वस्तु कितने रुपए की हो गई, 4 रुपए की हो गई। अरे क्लियर है। और 5 चौक 20 दिया 60, 60 वस्तु कितने की होगी, 5 दिया 15 रुपए की होगी, क्लियर है कि नहीं। कुल मिला के हुआ क्या कि 20 + 60 80 वस्तुएं कितने की खरीद के लाया वो, 4 + 15 19 रुपए की। इस तरीके से वो 80, प्रत्येक 80 वस्तु उसके पास कितने रुपए की है, 19 रुपए की है, क्लियर। वाइल सेलिंग, ये उसका टोटल इफेक्टिव सीपी है, कॉस्ट प्राइस उसका इतना है कि प्रत्येक 80 वस्तु उसके पास कितने रुपए की है, 19 रुपए की है, क्लियर। अब वाइल सेलिंग 25% ऑफ टोटल आर्टिकल वार फाउंड डैमेज्ड, बेचते वक्त क्या कहानी होगी, 25% जो टोटल आर्टिकल थे वो उसके डैमेज हो गए और बेच नहीं सकता उनको। तो हाउ मेनी आर्टिकल्स पर ₹28.5 शुड बी सोल्ड सो दैट देयर इज एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 28.5 रुपीज के हिसाब से उसको कितने आर्टिकल बेचने चाहिए, 28.5 रुपीज के हिसाब से उसको कितने आर्टिकल बेचने चाहिए जिससे कि उसको ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो, ओवरऑल का 20% का प्रॉफिट हो, ठीक। तो बहुत आसान सा सवाल है, खरीद के लाया 80 आर्टिकल 19 रुपया में, 80 आर्टिकल 19 रुपया में, पर उसके क्या हुए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25% आर्टिकल उसके क्या हो गए, वेस्ट हो गए, 25% आर्टिकल उसके क्या हो गए, वेस्ट हो गए, डैमेज हो गए। तो 80 का 25% कितना होता है, 60। 80 का 25% कितना होता है, 60, यानी कि सॉरी 80 का 25% होता है 20। 20 आर्टिकल डैमेज है, वो बेचे नहीं जा सकते, तो सिर्फ कितने आर्टिकल सेल कर पाएगा, 60 आर्टिकल ही सेल कर पाएगा। 60 आर्टिकल भाई खरीद के तो लाया 80-19 रुपए में, जिसमें से 25% यानी कि 80 का 25% 20 डैमेज हो गए, तो बेच कितने पाएगा, 60 आर्टिकल ही बेच पाएगा। लेकिन बेचना है किसका, 20% के प्रॉफिट पे बेचना है। भाई 80 आर्टिकल पे जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो 19 रुपए, लेकिन बेच वो सिर्फ 60 ही आर्टिकल पाएगा, तो 60 आर्टिकल उसको 19 × 1.2 इतने रुपए में बेचने पड़ेंगे कि नहीं, यदि उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। 20% का मतलब क्या होता है, 120%, तो 120% में सेल करना पड़ेगा, यानी कि 19 × 1.2 रुपए में सेल करने पड़ेंगे कि नहीं, कोई डाउट इसमें। अरे क्लियर है भाई, खरीद के लाया 80 आर्टिकल टोटल 19 रुपए में, 25% डैमेज हो गए, बेच नहीं सकता, तो 20 आर्टिकल बेच नहीं सकता, बेचेगा 60 आर्टिकल कितने रुपया में, 20% का लाभ भी कमाना, तो टोटल लागत क्या है, 19 रुपया, 19 रुपया पे 20% का लाभ कमाना, तो इतने रुपए में सेल करना पड़ेगा कि नहीं, क्लियर। तो कुल मिला के कहानी ये है कि 19 × 1.2 रुपया के रेट में, इस रेट में उसको कितने आर्टिकल बेचने चाहिए, 60 आर्टिकल्स बेचने चाहिए। ये सब मैं हटा रहा हूं, क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ गई सबको, यहां तक सबको बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो जब बेचने की बात आएगी तो 19 × 1 काटेंगे नहीं, 19 × 1.2 रुपीज में उसको कितना 60 आर्टिकल्स सेल करने चाहिए, क्लियर है कि नहीं। बट आपसे 19 × 1.2 रुपए में नहीं पूछा, आपसे उसमें पूछा है कि पर रुपीज 28.5 में उसे कितने आर्टिकल सेल करने चाहिए। ये तो इतने रेट में 60 आर्टिकल सेल कर रहा है, ठीक है नहीं, तो 1 रुपए में, पर 1 रुपए में, प्रत्येक 1 रुपए में उसको कितने आर्टिकल सेल करने चाहिए, 60/19 × 1.2 आर्टिकल्स, क्लियर है कि ये पर 1 रुपए में है। बट क्वेश्चन में पूछा है कि पर प्रत्येक 28.5 रुपए में उसको कितने आर्टिकल सेल करने चाहिए, यानी कि 28.5 में क्या रेट होना चाहिए, 60/19 × 1.2 × 28.5 आर्टिकल्स, इतने आर्टिकल्स को सेल करने चाहिए प्रत्येक 28.5 रुपए में। ये इस लाइन का मतलब है भाई, 19 × 1.2 रुपए में तो सेल करने चाहिए इतने आर्टिकल, पर 1 रुपए में सेल करने चाहिए इतने आर्टिकल, तो 28.5 में सेल करने चाहिए इतने आर्टिकल, ये आपका रेट होना चाहिए। अरे क्लियर है कि नहीं,
रेट पूछा है, क्लियर है। चलिए तो यहां से पॉइंट हटा दीजिए, 12 पंजे 60, 19 से कम 19 और 19 पंजे 95 और 15 पच्चे कितना आ गया 75। तो कितने आर्टिकल 75 आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल हो गया 75। तो उसको कितने आर्टिकल सेल करने चाहिए प्रत्येक 28.5 रुपए में, 75 आर्टिकल उसको सेल करने चाहिए। कोई डाउट इसमें, क्लियर, आसान सा सवाल था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 11। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखेंगे। ए मैन बॉट चॉकलेट्स एट 7 4 रुपीज 9 एंड द सेम नंबर एट 8 4 रुपीज 12। ठीक है, दो प्रकार की उसने चॉकलेट खरीदी है। ये तो लिख रहा हूं मैं आपकी चॉकलेट्स, क्लियर, और ये है आपके रुपीज। दो प्रकार की उसने चॉकलेट खरीदी है। पहली प्रकार के 7 चॉकलेट कितने रुपए की, 9 रुपए की, एट द रेट ऑफ 7 4 रुपीज 9 एंड द सेम नंबर एट द रेट ऑफ 8 4 रुपीज 12। सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स, 8 चॉकलेट खरीद रहा है वो 12 रुपए के हिसाब से। तो उसने ये दो प्रकार की चॉकलेट खरीदी है। टोटल कितना, 2 टाइप्स की उसने चॉकलेट खरीदी है। पहली चॉकलेट किस रेट से, अलग अलग डिफरेंट रेट से खरीदी है। 7 चॉकलेट 9 रुपए की, दूसरा 8 चॉकलेट खरीदी उसने 12 रुपए की, क्लियर है कि नहीं, एट द रेट ऑफ 8 4 रुपीज 12। लेकिन सेम नंबर ऑफ चॉकलेट खरीदी है दोनों टाइप की। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो ना, 8 और 12, 8 चॉकलेट 12 रुपए की, 4 से डिवाइड कर दो तो 2 चॉकलेट कितने रुपए की, 2 चॉकलेट हो जाएंगी 3 रुपए की। 2 चॉकलेट कितने की हो जाएंगी 3 रुपए की। 2 चॉकलेट कितने की खरीदी उसने 3 रुपए की, क्लियर है। चलिए कोई डाउट इसमें। तो क्या करते हैं कि उसने सेम नंबर ऑफ चॉकलेट खरीदी, तो 7 और 2 को क्या कर लीजिए, इक्वल बना लीजिए। 7 और 2 को क्या कर लीजिए, इक्वल बना लीजिए, क्योंकि सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स है। तो यहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 2 से और यहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 7 से। ये बात समझ में आती है। तो कुल मिलाकर उसने ये वाली 14 चॉकलेट खरीदी कितने में, 18 रुपए में। 9 + 2 18 रुपए में। और ये वाली 2 सत्ते 14 चॉकलेट खरीदी है उसने कितना, 7 या 21 रुपए में। ये बात समझ में आई, क्लियर, ओके। फिर क्या किया उसने, ही सोल्ड 4/7 ऑफ चॉकलेट एट द 5 4 रुपीज 17 एंड द रेस्ट एट 2 4 रुपीज 3। इफ यू गेन 35 रुपए देन फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट बॉट। ठीक है, तो टोटल कितनी चॉकलेट हो गई, टोटल हो गई 14 + 14 28 चॉकलेट्स। टोटल कितनी चॉकलेट हो गई भाई, 14 ये टोटल 28 चॉकलेट्स हो गई। 28 चॉकलेट्स ने किस में खरीदी, 18 + 21 39 रुपए में, कितने में 39 रुपीज में। तो 28 चॉकलेट खरीदी है उसने 39 रुपया में। कोई डाउट है इसमें, क्लियर है कि नहीं, बहुत इजी है अभी तक। 28 चॉकलेट वो खरीद के लाया, टोटल 28 चॉकलेट 39 रुपए में। फिर इसका 4/7 चॉकलेट उसने बेचा एट दी रेट ऑफ 5 4 रुपीज 7। तो 28 चॉकलेट का 4/7 कितना होता है, 28 चॉकलेट का 4/7 होता है 16 चॉकलेट्स। भाई 28 का 4/7 निकालिए, 7 चौक 28 कितना होता है 16 चॉकलेट्स। तो 16 चॉकलेट्स उसने बेची किसी और रेट से। फिर रिमेनिंग कितनी बची, टोटल 28 में से 16 तो बेच दी, रिमेनिंग बची कितनी 12। तो 12 चॉकलेट्स उसने बेची हैं किसी और रेट से। 12 चॉकलेट्स उसने बेची हैं किसी और रेट से, अलग अलग रेट से बेची है। इन 28 में से 16 चॉकलेट किसी और रेट से, 12 चॉकलेट किसी और रेट से। ये जो 16 चॉकलेट जो है, यानी कि जो 4/7 चॉकलेट जो ये बेची उसने कितना, एट द रेट ऑफ 5 4 रुपीज 7 4 रुपीज 7। यानी कि ये जो 16 चॉकलेट किस हिसाब से बेची है, 5 चॉकलेट 7 रुपया के हिसाब से, प्रत्येक 5 चॉकलेट 7 रुपया के हिसाब से। यदि 5 चॉकलेट 7 रुपए के हिसाब से है तो एक चॉकलेट तो भाई 7/5 रुपया की हो गई ना। 5 चॉकलेट 7 रुपए के हिसाब से तो एक चॉकलेट तो 7/5 रुपए की होगी, पर बेची कितनी 16। तो 16 चॉकलेट 16 × 7/5 यानी कि ये कितनी बार जाएगा 5 5 3 15 और ये 3.2 तो 7 दूनी 14 का 4 7 21 22 22.4 रुपए, यानी कि कितने में 22.4 रुपए। तो ये जो 16 चॉकलेट्स हैं ये बेची है इसने कितना 22.4 रुपए में। भाई ये 16 चॉकलेट्स ने अलग रेट से बेची, किस रेट से, एट द रेट ऑफ 5 4 रुपीज 7। 5 चॉकलेट 7 रुपए में तो एक चॉकलेट 7/5 रुपए में। तो 16 चॉकलेट कितने की हुई, 16 × 7/5 यानी कि 22.4 रुपए में, क्लियर है कि नहीं, ओके। फिर रिमेनिंग जो 12 चॉकलेट है, ये जो 12 चॉकलेट हैं, सॉरी ये जो 12 चॉकलेट्स हैं, ओके, ये जो 12 चॉकलेट्स हैं ये उसने किसी और रेट से बेची है। किस रेट से बेची है, एट द रेट ऑफ 2 4 रुपीज 3।
ये जो 12 चॉकलेट्स हैं किसी और रेट से बेची, यानी कि 2 चॉकलेट्स एट द रेट ऑफ 2 4 रुपीज 3, 2 चॉकलेट कितने रुपए की? 3 रुपए की। यदि 2 चॉकलेट 3 रुपए की बेची है तो फिर 6 से गुणा कर दो, 12 चॉकलेट कितने की बेची होंगी? 18 रुपए की। 12 चॉकलेट कितने की बेची होंगी? 18 रुपए की। तो ये 12 चॉकलेट कितने की बेची है उसने? टोटल 18 रुपए की। भाई ये 12 चॉकलेट उसने अलग रेट से बेची है। किस रेट से बेची है? 2 चॉकलेट 3 रुपए की। 2 चॉकलेट 3 रुपए की तो 6 से गुणा करो, 12 चॉकलेट कितने की हुई? 18 रुपए की। तो कुल मिलाकर 16 चॉकलेट्स पर 12 चॉकलेट 28 चॉकलेट्स उसने बेच दी 22.4 प्लस 18 रुपए, 22.4 प्लस 18 रुपए, यानी कि 22 प्लस 18 40, 40.4 रुपए में, 40.4 रुपए में। इस प्रकार से उसने ये दोनों चॉकलेट कितने में बेच दी? 40.4 रुपए में बेच दी। क्लियर? कोई डाउट? तो खरीद के लाया था वो 28 चॉकलेट टोटल 39 रुपए में, बेच डाली वो 40.4 रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट होगा? 1.4 रुपए का प्रॉफिट होगा। 1.4 रुपए का प्रॉफिट होगा कितना? 28 चॉकलेट्स पर, 28 चॉकलेट्स पर उसको क्या हो गया? 1.4 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यदि वो 28 चॉकलेट खरीद के बेचता है इस प्रोसेस में। इफ ही गेन्स 35 रुपीज देन फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स बोट। तो 1.4 रुपए का प्रॉफिट कब हुआ? 1.4 रुपीज का प्रॉफिट हुआ उसको कितना? 28 चॉकलेट्स पर। तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ भाई उसको 28 अपॉन 1.4, यानी कि 20 चॉकलेट्स पर। कितना? 20 चॉकलेट्स पर। कितना? 20 चॉकलेट्स पर। यदि उसको 35 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 35 रुपए का, तो कितनी चॉकलेट खरीदनी पड़ेंगी उसको? 20 इंटू 35, यानी कि 700 चॉकलेट्स, 700 चॉकलेट्स। तो कितनी चॉकलेट्स उसने खरीदी होंगी इस प्रकार से? 700 चॉकलेट्स। क्लियर? कोई डाउट इसमें? इजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे क्वेश्चन करो। ये सब क्वेश्चन, ये जो आइडिया है मैंने खुद डेवलप किए हैं सारे के सारे, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज जो सिंपल सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पेपर में अभी तक पूछे गए वो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, 6 सवाल तक हैं। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखेंगे। चलिए, ए सोल्ड टू बी सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स एट 3 4 रुपीज 1, लेटर ऑन बी सोल्ड ऑल द आइटम्स बैक टू ए एट 4 4 रुपीज 1, देयर बाई लूजिंग रुपीज 12, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स बॉट बाई बी। अच्छा, ए ने कुछ आइटम बी को बेचे। ए सोल्ड टू बी सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स, किस रेट से आर्टिकल्स बेचे? किस रेट से? 3 आर्टिकल 1 रुपया के हिसाब से। ए ने सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स बी को बेचे 3 आर्टिकल 1 रुपया में। ए ने बी को बेचा 3 आर्टिकल 1 रुपया में। लेटर ऑन बी सोल्ड ऑल द आइटम्स बैक टू ए, बाद में क्या हुआ कि बी ने सारे के सारे आइटम ए को बेच दिए। बी ने सारे के सारे आइटम क्या किया? ए को बेच दिया। किस रेट से? 4 आर्टिकल 1 रुपये के हिसाब से, एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 1, देयर बाई लूजिंग रुपीज 12। और इस तरीके से क्या हो गया कि बी को लॉस हो गया कितने का? 12 रुपए का। बी को लॉस हो गया कितने का? 12 रुपए का बी को लॉस हो गया। देन फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स बॉट बाई बी। तो बी ने कितने नंबर ऑफ आइटम्स खरीदे? फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स बॉट बाई बी। बी ने कितने नंबर ऑफ आइटम्स खरीदे हैं? क्लियर है कि नहीं? बी ने जितने खरीदे होंगे उतने ही ए ने बेचे होंगे। एक ही बात अच्छा ये पूछा होता कि ए ने कितने खरीदे, ए ने कितने बेचे, वो कि सब ए और बी आपस में अदला बदली कर रहे हैं, आपस में खेल खेल रहे हैं। तो ए ने बी को बेचे किस रेट से? आर्टिकल एट द रेट ऑफ 3 4 रुपीज 1। फिर बी ने ए को वापस बेच दिए डिफरेंट रेट से एट द रेट ऑफ 4 4 रुपीज 1। इस तरीके से बी को 12 रुपए का लॉस हो गया। तो बी ने कितने आर्टिकल खरीदे हैं? ठीक है, चलिए, तो क्या ए ने जितने आर्टिकल बी को बेचे, बी ने ही उतने आर्टिकल ए के बेचे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल होना चाहिए। पर यहां तो 3 है, यहां तो 4 है, तो इक्वल करेंगे तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और यहां पे मल्टीप्लाई भी 4 से करनी पड़ेगी। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहां भी मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी। कुल मिला के ए ने बी को बेचे 12 आर्टिकल 4 रुपया में, बी ने ए को बेचे 12 आर्टिकल कितने में? 3 रुपए में। अरे क्लियर है कि नहीं? कितने में? 3 रुपए में। तो देखिए, ए ने बी को बेचे 12 आर्टिकल 4 रुपया में, और फिर बी ने ए को बेच दिया 12 आर्टिकल, वही 12 आर्टिकल 3 रुपया में। तो इस तरीके से बी को 1 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं? बी को 1 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं? कब? 12 आर्टिकल की खरीद पर।
ए को बी को 1 रुपए का लॉस हुआ कब? 12 आर्टिकल की खरीद पर। भाई ए ने बी को बेचे हैं 12 आर्टिकल कितने रुपया में? 4 रुपए में। फिर बी ने ए को रिवर्स बेच दिए वही 12 आर्टिकल 3 रुपया में। तो 4 में खरीदे बी ने और बेचे 3 में, तो 1 रुपया का लॉस हो गया बी को। कितने पे? जब वो 12 आर्टिकल खरीदता है, जब वो 12 आर्टिकल खरीद के बेचता है। लेकिन बी को लॉस कितने रुपए का हुआ? 12 रुपए का। तो यदि बी को 12 रुपए का लॉस है तो कितने आर्टिकल बी ने खरीदे होंगे? 12 इंटू 12 यानी कि 144 आर्टिकल्स। कितना? 144 आर्टिकल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 144, बी ऑप्शन। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13। A bought certain number of items at 1 4 rupees 3. He sold all the items to B at 4 rupees 15. Later on, B sold all the items back to A at 4 rupees 12. If A got a profit of 135 in whole transaction, then find the total CP of all the items for A. ठीक है। A ने कुछ आइटम खरीदे, पहले A ने कुछ आइटम खरीदे, A ने कुछ वस्तुएं खरीदी, ए ने कुछ वस्तुएं खरीदी। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं आइटम्स और यहां पे मैं लिख रहा हूं रुपीस। ए ने कुछ वस्तुएं खरीदी, ए नंबर ऑफ आइटम्स एट द रेट ऑफ 1 4 रुपीज 3। प्रत्येक वस्तु उसने 3 रुपए की खरीदी, प्रत्येक एक वस्तु उसने 3 रुपए की खरीदी। ही सोल्ड ऑल द आइटम्स टू बी एट 4 रुपीज 15। और ए ने फिर वो खरीद के किसको बेच दिया? बी को बेच दिया। ए ने वो खरीद के बी को बेच दिया किस रेट से? एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 15। प्रत्येक 4 वस्तुएं 15 रुपए में। प्रत्येक 4 वस्तुएं ए ने बी को कितने बेच दी? 15 रुपए में। क्लियर? लेटर ऑन बी सोल्ड ऑल द आइटम्स बैक टू ए। बाद में क्या हुआ कि बी ने वही आइटम्स वापस सारे के सारे, बी सोल्ड ऑल द आइटम्स बैक टू ए। बी ने सारे के सारे आइटम ए से खरीद के वापस ए को बेच दिए किस रेट से? बैक टू एट द रेट ऑफ 5। प्रत्येक 5 वस्तुएं कितने रुपए में? 12 रुपए में। प्रत्येक 5 वस्तुएं कितने रुपए में? 12 रुपए में। और इस तरीके से इस पूरे खेल में ए को प्रॉफिट हुआ 135 रुपए का। ए का प्रॉफिट कितना हुआ इस पूरे ट्रांजेक्शन में? 135 रुपीज का, 135 रुपए का। देन फाइंड द टोटल सीपी ऑफ ऑल द आइटम्स फॉर ए। तो आपसे पूछा टोटल कॉस्ट प्राइस, पूछा ऑल द आइटम्स फॉर ए। ए ने जितनी भी वस्तुएं खरीदी होंगी उनका जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो आपसे पूछा। ए ने जितनी भी वस्तुएं खरीदी हैं उनका जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो आपसे पूछा है। तो ए ने जितनी भी वस्तु खरीदी उनका टोटल सीपी आपसे पूछा है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए कैसे खरीदेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ए ने कुछ वस्तु खरीदी, एक वस्तु 3 रुपए के हिसाब से, और वो सारी वस्तु उसने बेची 4 वस्तु 15 रुपए के हिसाब से। फिर बी ने ए को वापस बेची 5 वस्तु 12 रुपए के हिसाब से। तो ए जितनी खरीद के लाया उतनी बी को दे रहा है, बी ने जितनी खरीदी है उतनी वापस ए को मिल रही है। तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये ए जितने खरीद के लाया, जितने बी को बेचे, फिर वापस जितने बी ने ए को बेचे, सब इक्वल होना चाहिए कि नहीं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल करना पड़ेगा, 1 4 और 5 को इक्वल करना पड़ेगा। 1 4 और 5 को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 बनाना पड़ेगा। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 20 वस्तु खरीद के लाया, 20 × 60 रुपए की। ए 20 वस्तु खरीद के लाया, 20 × 60 रुपए की। तो ये क्या है? ये है ए की लागत। क्या है ये? ए की लागत, ए का सीपी। ए 20 वस्तु खरीद के लाया 60 रुपए की, यानी कि ए के पॉकेट से 60 रुपया गए। फिर ए ने बी को बेचा 4 वस्तु 15 रुपए की, तो इसको भी 20 बनाना। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौक 20, 5 और 15 पंजी 75। ए ने बी को बेच दी 20 वस्तुएं कितने की? 75 रुपए की। तो ए खरीद के लाया 20 वस्तुएं 60 रुपए की, और वही ए ने बी को बेच दी 20 वस्तुएं कितने की? 75 रुपए की। तो इस तरीके से ए को यहां पे 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ ए को। अरे क्लियर है कि नहीं? 60 का सामान 75 में बिक गया, 20 वस्तु खरीद के लाया 60 की, 20 वस्तु बेच दी 75 की। तो इस तरीके से ए को इस ट्रांजेक्शन में 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? फिर वापस क्या हुआ? बी ने ए को वही वस्तु बेच दी, 5 वस्तु कितने में? 12 रुपए में। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पंजे 20 और 12 चौक 48 रुपए। वही वस्तुएं सारी की सारी बी ने ए को बेच दी कितने में? 48 रुपए में। तो अब यहां पे
बी ने ए को वही वस्तु सारी की सारी 20 वस्तु कितने बेच दी 48 रुपए में। तो यहां पे जो ए को प्रॉफिट हुआ वो कितने का प्रॉफिट हुआ 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यहां पे भी ए को प्रॉफिट हो गया 12 रुपए का। तो जो टोटल ए को प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का हुआ 27 रुपीज का प्रॉफिट हो गया ए को। नहीं समझ में आया ना, मैं समझाता हूं। ए ने 20 वस्तु खरीदी 60 रुपए की, तो पॉकेट में कितना, पॉकेट से 60 रुपया गया और 20 वस्तुएं आई, 60 रुपया पॉकेट से गया। फिर उसके बाद उसने 20 वस्तुएं जो है वो सारी की सारी बेच डाली 75 रुपया में। तो 75 रुपए में सारी की सारी वस्तुएं उसने बेच डाली। तो वस्तुएं गई 75 रुपया पॉकेट में आए। तो इस वक्त उसने खर्च कितना किया 60 रुपया, है उसके हाथ में कितना 75 रुपया, उसने खर्च कितना किया 60 रुपया। क्लियर है कि नहीं। फिर उसके पॉकेट में आया कितना 75 रुपया, तो 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का 15 रुपए का। तो उसका खर्च कितना है 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद सारी की सारी वस्तु उसने खरीद ली कितने में 48 रुपए में। सारी की सारी वस्तु कितने में खरीद ली उसने 48 रुपए में। तो सारी की सारी वस्तु 48 रुपए में खरीद ली। तो ये जो 75 रुपए इसके पास इसमें से उसने 48 रुपए दिया, तो अभी भी उसकी पॉकेट में कितना 27 रुपए हैं। अभी भी उसकी पॉकेट में कितने 27 रुपए बचे। 27 रुपए अभी भी इसकी पॉकेट में बचे हैं, प्लस उसके पास सारी की सारी वस्तुएं अभी भी अवेलेबल हैं 20 की 20। तो 20 वस्तुएं भी हैं उसके पास और 27 रुपए में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 27 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं, कोई डाउट है। तो यहां पे ए को जो प्रॉफिट हुआ है वो दो बार हो गया। एक तो हुआ जब ए ने बी को वस्तुएं बेची, क्योंकि महंगी बेची इसलिए प्रॉफिट हो गया 15 रुपए का। दूसरी बार प्रॉफिट हुआ जब वापस ए ने वस्तुएं बी से खरीद ली, तो सस्ती खरीद ली इसलिए उसको प्रॉफिट हो गया 12 रुपए का। तो टोटल प्रॉफिट ए को जो हुआ वो 27 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है कि नहीं। तो ए को प्रॉफिट हुआ कितने का 27 रुपीज का प्रॉफिट हुआ ए को। कब 20 वस्तुओं की खरीद पर, जब वो 20 वस्तु खरीद के आपस में खेल खेल रहे। क्लियर है कि नहीं। बट यदि ए को प्रॉफिट हुआ हो कितने का 135 रुपए का, यदि ए को 135 रुपए का प्रॉफिट हुआ हो, क्लियर है कि नहीं, तो ए ने कितनी वस्तु खरीदी होंगी 5 से मल्टीप्लाई करोगे 100 वस्तुएं। कितनी वस्तु खरीदी होंगी 100 वस्तुएं। क्लियर है कि नहीं 100 वस्तुएं। 27 पंजे 135 20 पंजे 100। तो ए ने कितनी वस्तु खरीदी है फिर आपकी 100 वस्तु खरीदी होंगी। पर आपसे ये नहीं पूछा कि ए ने कितनी वस्तु खरीदी है, आपसे पूछा है कि ए टोटल सीपी ऑफ ऑल द आइटम्स फॉर ए ने जितने भी आइटम्स खरीदे हैं उनका टोटल सीपी क्या है। ए ने आइटम्स खरीदे हैं 100 और प्रत्येक आइटम खरीदा उसने, एक आइटम कितने का खरीदा 3 रुपए का। क्वेश्चन में साफ साफ बोले एक आइटम कितने का 3 रुपए का। खरीदे हैं उसने 100, तो 100 आइटम उसने कितने खरीदे होंगे फिर 300 रुपए के खरीदोगे। यानी कि ए का जो टोटल सीपी है वो कितना है, ए का जो टोटल सीपी है, ए का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 300 रुपया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है तुम्हारा 300 रुपए। क्लियर। यदि आपसे नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा जाता तो आंसर क्या होता 100। क्लियर है कि नहीं। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखेंगे। ए मैन परचेज सम पेंसिल एट दी 6 4 rupees 20 एंड सेम क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 10 4 rupees 30. If he sells at all the pencil at the rate of 6 4 rupees 25, find his profit परसेंटेज ऑन एसपी। बढ़िया सवाल है। देखेंगे एक पर्सन ने खरीदी है क्या पेंसिल्स, ये यहां पे लिख रहे हैं हम पेंसिल्स और यहां पे है आपका रुपीस। तो पेंसिल उसने परचेज करी, परचेज सम पेंसिल्स, 6 पेंसिल किस रुपए में 20 रुपए में। प्रत्येक 6 पेंसिल कितने रुपए में 20 रुपए में। सेम क्वांटिटी खरीदी उसने 10 पेंसिल कितने रुपए में 30 रुपए में। 10 पेंसिल 30 रुपए में। तो इस प्रकार से उसने 2 प्रकार की पेंसिल खरीदी है, 2 टाइप्स की पेंसिल उसने बाय की है। 6 पेंसिल कितने की 20 रुपए की। तो यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 3 पेंसिल कितने रुपए की, 2 से डिवाइड करूं 2 3 6 और ये 10 रुपए की। 2 से डिवाइड करोगे तो 3 पेंसिल कितने की 10 रुपए की। सिंप्लीफाई करके लिखा करो भाई, यदि 6 पेंसिल 20 रुपए की हैं तो 3 पेंसिल कितने की होंगी 10 रुपए की। और सेम क्वांटिटी ऑफ पेंसिल खरीदी है उसने 10 पेंसिल कितने की 30 रुपए की। तो एक जीरो हटा दो, तो एक पेंसिल कितने की खरीदी है उसने 3 रुपए की। बट सेम क्वांटिटी में खरीदी है तो नंबर ऑफ क्वांटिटी को इक्वल करो। तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। तो 3 एकम 3 यानी कि 3 पेंसिल कितने खरीदी उसने 9 रुपए की। तो टोटल कितनी पेंसिल होगी 3 + 3 6 पेंसिल उसने खरीदी है 10 + 9 19 रुपए में। तो ये हो गया उसके लिए सीपी।
तो 6 पेंसिल उसने टोटल खरीदी कितने रुपए में? 19 रुपए में। पर जब बेचने की बात आई तो बेच रहा है वो किसी डिफरेंट रेट से। इफ ही सेल्स एट ऑल द पेंसिल एट 64 रुपीज 25, उसने बेच दी सारी की सारी पेंसिल, 6 पेंसिल कितने रुपए में? 25 रुपए में। सारी की सारी पेंसिल उसने कितने रुपए में बेच दी? 6 पेंसिल बेच रहा है वो 25 रुपए में। उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है सेलिंग प्राइस पे। तो खरीद के लाया 6 पेंसिल 19 रुपए में, बेच रहा है 6 पेंसिल 25 रुपए में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 19 के समान 25 में बिका तो कितना प्रॉफिट हुआ? 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ 19 रुपए पर आपसे प्रॉफिट सीपी पे नहीं पूछा, आपसे प्रॉफिट एसपी पे पूछा है। तो 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस क्या है? 25। कॉस्ट प्राइस 19 है, सेलिंग प्राइस क्या है? 25। तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालना तो प्रॉफिट हुआ 6 रुपए का। सेलिंग प्राइस आपका 25 है तो इनटू 100% कर दोगे। एसपी बेस क्या लोगे आप? एसपी। सेलिंग प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो 25 चौका 100 और ये कितना आएगा तुम्हारा? 6 चौक 24%। तो सेलिंग प्राइस पर उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है? 24% का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आसान सा सवाल था। ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15, 16, 17, 18 ये आपके नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, आपका नया पैटर्न है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। ये जो मैंने आपको 13 क्वेश्चन सॉल्व कर 14 क्वेश्चन जो सॉल्व करा, ये आपका एक डिफरेंट पैटर्न था जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर भाई? चले ना हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसका बहुत आसान तरीका बताऊंगा। ए ट्रेडर परचेज ए वॉच एंड ए वॉल क्लॉक फॉर ₹390। परचेज किया उसने एक घड़ी और एक वॉल क्लॉक 390 रुपए में। ही सेल्स देम मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन वॉच एंड 15% ऑन दी वॉल क्लॉक। उसने बेच दिया वॉच पे 10% का प्रॉफिट पे और वॉल क्लॉक पे 15% के प्रॉफिट पे। ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 51.5 और उसको टोटल 51.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉच एंड वॉल क्लॉक इज वॉट। तो उनके वॉच और वॉल क्लॉक के ओरिजिनल प्राइस में डिफरेंस कितने रुपए का है, ये आपसे पूछा है। तो यहां पे मैंने आपको समझाया है कि सबसे पहले जो दिमाग में स्ट्राइक करेगा वो करेगा आपका एलिगेशन मेथड। आप एलिगेशन से इस क्वेश्चन को इजीली बना लोगे। मैं एलिगेशन से भी आपको करके दिखा देता हूं कि एक पर्सन ने खरीदा क्या? एक वॉच, एक उसने खरीदा है वॉच और उसने खरीदा है क्या? वॉल क्लॉक। एक वॉच प्लस वॉल क्लॉक टोटल कितने रुपए में? 390 रुपए में। टोटल कितने रुपए में? 390 रुपए में। ही सेज देम मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन वॉच। उसने वॉच को बेच दिया 10% के प्रॉफिट पे। क्लियर? और वॉल क्लॉक को बेच दिया उसने 15% के प्रॉफिट पे। कितना? 15% के प्रॉफिट पे। क्लियर? ठीक है। और उसको टोटल प्रॉफिट जो हुआ, उसको टोटल प्रॉफिट हुआ 51.50 रुपए का। उसको जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो पूरे ट्रांजेक्शन वो कितने का हुआ? 51.5 रुपए का। तो आपसे वॉल क्लॉक और वॉच के सीपी का डिफरेंस पूछा है कि इनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सो ये है। तो सबसे पहले यहां पे एलिगेशन लगाने की कोशिश करेंगे कि यहां पे ये वॉच है, ये आपका वॉल क्लॉक है। तो वॉच पे कितना प्रॉफिट? 10% प्रॉफिट। वॉल क्लॉक पे कितना प्रॉफिट? 15% प्रॉफिट। बट ओवरऑल कितना प्रॉफिट? ओवरऑल तो 390 रुपए का सामान 51.5 में बिका ना, तो ओवरऑल तो 51.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। कितने रुपए पर? 390 रुपए पर। कितना? 390 रुपए पर गुणा 100%। ओवरऑल तो इतना प्रॉफिट हुआ ना, तो जीरो से आपका जीरो कट गया और ये 10 से आपका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 515/39% प्रॉफिट। ओवरऑल तो आपका इतना प्रॉफिट हुआ ना 515/39%। क्लियर? गुड डाउट इसमें? तो यहां पे एलिगेशन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलिगेशन सॉल्व करोगे तो इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। क्लियर भाई? चले फिर पूरे एलिगेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप किससे? 39 से। 39 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39 × 10 कितना आ जाएगा आपका? 390। 39 × 15 करोगे तो 15 × 40 क्या होता है आपका? 600। और 600 - 15 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपको? 585। कितना जाएगा? 585। और ये क्या है आपका? मीन वैल्यू 515। एलिगेशन लगाओगे तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से गया 7, 70। फिर 515 में से 390 को माइनस करोगे तो 500 - 390 कितना होता है? 500 - 390 होता है आपका 110। और 110 + 15 कितना? 125। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ओके। रेशियो ये आ गया
5 से इसको काट लेंगे 14 और ये 5 से चला जाएगा 25, 14:25। तो ये क्या आ गया, ये वॉच और वॉल क्लॉक के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। ये वॉच और वॉल क्लॉक के कॉस्ट प्राइस, उनके सीपी का रेशियो आ गया 14:25। प्रॉफिट किसको बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस को। तो जो रेशियो आएगा वो वॉच और वॉल क्लॉक के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। कितना रेशियो आएगा, 14:25। वॉच और वॉल क्लॉक का कॉस्ट प्राइस 14:25 के अनुपात में, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 14 + 25, 39 यूनिट। और 39 यूनिट के लिए क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 390 रुपए। और 39 यूनिट के लिए यदि 390 रुपए तो एक यूनिट की वैल्यू कितने रुपए, 10 रुपए। यदि एक यूनिट के लिए 10 रुपए आपसे पूछा है, वॉच और वॉल क्लॉक के सीपी का डिफरेंस, तो इनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है, 25 - 14 11। तो इनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 11 यूनिट है। तो 11 यूनिट के लिए कितनी होगी, 11 × 10 यानी कि 110 रुपए। 11 यूनिट के लिए कितनी होगी, 11 × 10 यानी कि 110 रुपए। तो ये तो हो गया आपका एलिगेशन वाला मेथड। इस तरीके से आप एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हो। पर देख रहे हो कि कैलकुलेशन थोड़ा हो गया, कैलकुलेशन काफी टिपिकल हो गया। कैलकुलेशन को भी अवॉइड किया जा सकता है, तो मैं आपको इसको दूसरे मेथड से बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर, जिससे कि आप इनको इजीली सॉल्व कर पाओ। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, मैं हमेशा बोलता हूं कि परसेंटेज ब्रेक करके सॉल्व करो। वॉच को बेचा 10% प्रॉफिट पे, वॉल क्लॉक को बेचा 15% प्रॉफिट पे, और ओवरऑल हुआ कितना, 51.5 रुपए का प्रॉफिट। ओवरऑल कितना हुआ, 51.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा वॉच और वॉल क्लॉक के सीपी का डिफरेंस, मैंने आपको परसेंटेज में भी सिखाया। वॉच को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, वॉल क्लॉक को बेचा 15% के प्रॉफिट पे। तो क्या 15% को मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, 10% + 5%? नहीं लिख सकते। 10% + 5% ब्रेक करके ले तो 10% + 5% बिल्कुल लिख सकते हैं। छोटे वाले न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में उसको ब्रेक कर लो, ठीक है। तो वॉच पे कितना प्रॉफिट हुआ, 10%। वॉल क्लॉक पे भी कितना प्रॉफिट, 10%। तो ओवरऑल भी 10% ही प्रॉफिट होना चाहिए। ओवरऑल भी 10% प्रॉफिट होना चाहिए। यदि वॉच पे 10% प्रॉफिट है, वॉल क्लॉक पे 10% प्रॉफिट है, तो ओवरऑल भी 10% प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि 390 का 10%, 390 का 10% यानी कि कितना, 39 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए। पर प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट तो 51.5 रुपए का हुआ है ओवरऑल। तो कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ, प्रॉफिट कितना एक्स्ट्रा हुआ, 51.5 - 39 यानी कि 12.5 रुपए, 12.5 रुपए प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ। 12.5 रुपीज एक्स्ट्रा हुआ। ये 12.5 रुपीज प्रॉफिट एक्स्ट्रा क्यों हुआ, क्योंकि आपने वॉल क्लॉक को 5% प्रॉफिट पे एक्स्ट्रा बेचा है। तो वॉल क्लॉक के सीपी का 5% 12.5 होना चाहिए कि नहीं। वॉल क्लॉक को आपने 5% प्रॉफिट में एक्स्ट्रा बेचा, इसलिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट 12.5 रुपीज एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको हुआ है। तो क्लियर है कि नहीं। तो वॉल क्लॉक के सीपी के आप 5% प्रॉफिट एक्स्ट्रा ले रहे हो। तो वॉल क्लॉक के सीपी का 5% किसके बराबर होना चाहिए, 12.5 रुपीज के बराबर होना चाहिए। वॉल क्लॉक के सीपी का 5% 12.5 रुपए, सीपी होता क्या है 100%। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल क्लॉक के सीपी यानी कि 100% के लिए 12.5 × 20 यानी कि कितना, 250 रुपए। 100% के लिए कितनी हो जाएगी, 250 रुपीज। यानी कि वॉल क्लॉक का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, देखो ये आपकी वॉच है और ये आपका वॉल क्लॉक है। टोटल कितना, 390 रुपए। मैंने वॉल क्लॉक का सीपी आसानी से निकाल लिया, 250 रुपए। यदि 250 रुपए का है, टोटल वॉच प्लस वॉल क्लॉक 390 रुपए की, तो वॉच कितने की बची, 390 - 250 यानी कि 140 रुपए की। वॉच कितने की बची, 140 की होगी ना। 140 + 250 कितना, 390 रुपए। तो पता चल गया डायरेक्टली कि वॉल क्लॉक 250 रुपए की है, वॉल क्लॉक 250 की है, वॉच 140 रुपए की। तो कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है इनके कॉस्ट प्राइस में, 250 - 140, 110 रुपए का। कितना डिफरेंस है, 110 रुपए का। क्लियर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल है, ठीक। बट उसमें मैंने जो ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन था जो भी मैंने सॉल्व कराया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें कैलकुलेशन मैंने थोड़ी टिपिकल बनाई है। अगर आप इसमें एलिगेशन लगाने लगे तो शायद सुबह से शाम हो जाए, पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, सिर्फ गुणा भागी करते रह जाओगे, ठीक। बट जो मैंने अभी आपको मेथड समझाया परसेंटेज ब्रेक करके, यदि आप उसको इस मेथड से करोगे तो वर्बली बना लेंगे। तो वर्बली नहीं, फिर भी थोड़ा सा हाथ पांव मारने पड़ेंगे। ए ट्रेडर परचेज ए हेडफोन एंड एन स्पीकर फॉर ₹3780। एक तो खरीदा उसने हेडफोन और एक खरीदा उसने क्या, स्पीकर।
टोटल 3780 रुपए में, 3780 रुपीज में हेडफोन प्लस स्पीकर। ठीक है, ही सेल्स देम मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 17.5% ऑन हेडफोन। उसने हेडफोन पे 17.5% प्रॉफिट कमा के सेल कर दिया एंड 22.333% ऑन स्पीकर, और स्पीकर पे कितना 22.33%। 22.33% का मतलब क्या होता है 22 सही 1/3%। 22.33% का मतलब 22 से 1/3% प्रॉफिट कमा के सेल कर दिया उसने स्पीकर पे। ठीक है, इतना प्रॉफिट उसने हेडफोन पे कमाया, इतना प्रॉफिट उसने स्पीकर पे कमाया, और टोटल जो प्रॉफिट हुआ उसको बोथ आइटम्स पे 783.30 रुपीज। जो टोटल अर्निंग जो हुई, ही अर्न से प्रॉफिट ऑफ 783.3 रुपीज। टोटल उसने 783.3 रुपए का प्रॉफिट कमाया बोथ आइटम को सेल करके। सो आपसे पूछा डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्पीकर एंड द हेडफोन। स्पीकर और हेडफोन के प्राइस का, ओरिजिनल प्राइस का डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछा है। तो एलिगेशन लगाना तो यहां पे बहुत बड़ा क्राइम है, तो यहां पे क्या करोगे आप, इसको इजीली परसेंटेज में ब्रेक करो। तो यहां पे 17.5% का प्रॉफिट है, यहां पे 22 सही 1/3% का प्रॉफिट है। सो 22 सही 1/3% को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, 22 प्लस 1/3%, बिल्कुल लिख सकता हूं 22 प्लस 1/3%। यहां पे 17.5 तो 22 को भी ऐसे नहीं लिख सकता मैं, 17.5% प्लस 4.5% प्लस 1/3% प्लस 1/3%। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट इसमें? ऐसे ब्रेक करके लिख दिया मैंने 17.5% प्लस 4.5% प्लस 1/3%। कोई डाउट है इसमें? बहुत इजी है। क्लियर? चलिए, अगर देखोगे तो यहां पे हुआ इसको 17.5% का प्रॉफिट, हेडफोन पे 17.5% का प्रॉफिट है, स्पीकर भी 17.5% का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल भी उसको 17.5% का प्रॉफिट होना चाहिए ना, 17.5% का। यदि उसको ओवरऑल भी 17.5% का प्रॉफिट होगा तो 3780 का 3780 का 17.5% क्या होता है, 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 7/40। क्या होती है 7/40। तो इसका 7/40 निकालेंगे, 0 से 0 जाएगा, 4 नाम 36 और 1 4 चौक 94.5, 7 पंजे 35 का 5 से लगे 3, 7 चौक 28 3 31 का 1 से लगे 3, 7 नाम 63 और 3 66, 661.5 रुपए, 661.5 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए था उसको। यदि उसका यहां पे भी 17.5 का प्रॉफिट होता, यहां भी 17.5 का प्रॉफिट होता, पर हुआ कितना एक्चुअल में, प्रॉफिट हुआ कितना 783.3 रुपीज। कितना प्रॉफिट हुआ एक्चुअल में 783.3 रुपीज। क्लियर? तो कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ, कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ 661.5 रुपीज। इतना प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा हुआ। क्लियर है कि नहीं? कितना, 13 में से 5 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 8 में 6 गया 2, 7 में 6 गया, 121.8 रुपए प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ भाई। कितना प्रॉफिट हुआ एक्स्ट्रा हुआ, 121.8 रुपए प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हुआ? एक्स्ट्रा प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि स्पीकर को उसके कॉस्ट प्राइस से 4.5 प्लस 1/3% प्रॉफिट ज्यादा में बेचा गया। स्पीकर को उसके कॉस्ट प्राइस से, स्पीकर पे 4.5 प्लस 1/3% का प्रॉफिट एक्स्ट्रा लिया गया, जिस वजह से ये तुम्हारा 121.8 रुपीज का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ। तो स्पीकर के सीपी का 4.5 प्लस 1/3% 121.8 रुपए के बराबर होना चाहिए कि नहीं? इसमें कोई डाउट है किसी को? चाहे तो आप इसको परसेंटेज में रहने दो, चाहे आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। 4.5% को ऐसे लिख सकते हो 4.5/100, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, प्लस 1/3% को ऐसे लिख सकते हो 1/300। भाई पॉइंट हटाओगे तो ऐसे 0 बढ़ जाएगी, 5 नाम 45 और 1000 से 200 बाहर चला जाएगा। 200 और 300 का एलसीएम क्या होता है भाई आपका 600 होता है। 200 3 600 तो 3 नाम 27 और 300 दूनी 600 तो 2, तो 27 प्लस 2 29/600। तो मैंने परसेंटेज को इसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 29/600 आ गया। 4.5% प्लस 1/3% को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो कितना है 29/600। कोई डाउट है इसमें? इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। यानी कि यदि स्पीकर का सीपी 600 है तो उस पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 29 का प्रॉफिट हुआ है। स्पीकर का सीपी 600 है तो प्रॉफिट कितने का हुआ 29 का प्रॉफिट हुआ। इतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ ना तो 29 का। तो इसी 29 यूनिट की वैल्यू, इसी 29 यूनिट के लिए क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 121.8 रुपए।
121.8 रुपए। ये सिर्फ स्पीकर के लिए बात कर रहा हूं तो 1 यूनिट के लिए 121.8 बटे 29, 29 चौका 116, 5 बज गया, 29 दूनी 58, 4.2। 1 यूनिट के लिए वैल्यू 4.2 आ गई तो 600 यूनिट के लिए कितनी होगी? 600 इंटू 4.2, 6 दूनी 12 का 2, 6 चौक 24, 25, 2520 रुपया। कितना? 2520 रुपया। तो स्पीकर का प्राइस जो आ गया वो कितना आ गया भाई? 2520 रुपए। स्पीकर का प्राइस 2520 रुपए आ गया। स्पीकर का प्राइस 2520 है तो हेडफोन का प्राइस कितना होगा? 3780 माइनस 2520 यानी कि 1260 रुपए। हेडफोन का प्राइस कितना है? 1260 भाई। 1260 का हेडफोन, 2520 का स्पीकर, तो टोटल कितना हो गया? 3780 रुपए का हो गया ना सामान। टोटल 3780 रुपए का। आपसे पूछा स्पीकर और हेडफोन के सीपी का डिफरेंस, तो इनके सीपी का डिफरेंस निकालना तो 2520 माइनस का 1260, डिफरेंस ही तो निकाला तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? इनका डिफरेंस आ जाएगा 2520 में से 1260 को माइनस करोगे तो 1260 रुपए ही आ जाएगा। 1260 रुपीज। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? तो स्पीकर और हेडफोन के जो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया आपका? 1260 रुपए। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है भाई, चलिए नाउ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, उसको मैं सॉल्व कर देता हूं। ना क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखेंगे। ए मर्चेंट परचेजेस ए वॉशिंग मशीन एंड ए मोबाइल फोन फॉर ₹16,110। तो उसने खरीदी है एक वॉशिंग मशीन प्लस एक मोबाइल फोन। कितने रुपया में? 16,110 रुपया में। क्लियर? He says them making a profit of 21/3/7% on washing machine। उसने वॉशिंग मशीन पे 21 सही 3/7% का प्रॉफिट कमा के सेल किया और मोबाइल फोन पे 16.66% का प्रॉफिट कमा के सेल किया। 16.66% का मतलब 16 सही 2/3% का प्रॉफिट कमाया उसने मोबाइल फोन पे। ही अर्न से प्रॉफिट ऑफ 3095, उसको टोटल 3095 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन एंड द मोबाइल फोन इज व्हाट। तो आपसे वॉशिंग मशीन और मोबाइल फोन के ओरिजिनल प्राइस का डिफरेंस पूछा है। तो ओरिजिनल प्राइस का डिफरेंस कैसे निकालोगे? ये 16 सही 2/3%, 21 सही 3/7%। तो 21 सही 3/7% को ऐसे नहीं लिख सकते। 16 सही 2/3% प्लस 21 सही 3/7% माइनस 16 सही 2/3%। बिल्कुल लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं भाई? 16 सही 2/3% से 16 सही 2/3% कट ही जाना है। अगर आप ध्यान से देखो तो वॉशिंग मशीन पे भी 16 सही 2/3% है और मोबाइल पे भी 16 सही 2/3% है। तो ओवरऑल आपका 16 सही 2/3% प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं? ओवरऑल भी आपका 16 सही 2/3% प्रॉफिट होगा। ओवरऑल टोटल सामान है कितने का? 16,110 रुपए का। तो 16,110 रुपए पर कितना प्रॉफिट? 16 सही 2/3% प्रॉफिट। तो 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है? 1/6। तो 16,110 का 1/6% प्रॉफिट ओवरऑल होना चाहिए। 1/6 प्रॉफिट तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, 5 6 48, 3 और 6 48, कितना बच जाएगा यहाँ पे? 3 6 पंजे 30। एक सेकंड, ये कितना है? 16,110। इसका 1/6 करोगे तो 6 दूनी 12, कितना बचेगा? 4। तो 6 6 36 और 5 6 48, 3 0 6 पंजे 30। 2685 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए, पर प्रॉफिट हुआ कितना? 3095 का। तो कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ? -2685 कर दोगे तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 8 गया 1 और 30 में से 26 गया 4। 410 रुपए का प्रॉफिट क्या हुआ? आपको एक्स्ट्रा हुआ। ये प्रॉफिट आपका एक्स्ट्रा हो गया। किस वजह से? क्योंकि आपने वॉशिंग मशीन पे इतना 21 सही 3/7% माइनस का 16 सही 2/3% प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न किया है। क्लियर? तो इस एक्स्ट्रा अर्न जो प्रॉफिट हुआ है तो वॉशिंग मशीन के सीपी का इतने परसेंट 410 रुपए के बराबर होना चाहिए। अब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना तो काफी टफ है, तो इसको क्या कर लो? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 21/3/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी? 3/14। क्या होती है? 3/14। और 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/6। क्या होती है? 1/6। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ये बात समझ नहीं? क्या हो गया आपका? 3/14 और 1/6। क्लियर भाई? चलिए
14 और 6 का एलसीएम क्या होगा 42, तो 14 तिया 42, 3 तिया 9 और 6 सत्ते 42, 9 माइनस 7 यानी कि 2/42, 2/42 का मतलब होता है 1/21, 1/21। तो मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया 1/21। यदि वॉशिंग मशीन का सीपी 21 यूनिट है तो उस पे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो 1 यूनिट है, जो कितने के बराबर है 410 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू 410 रुपया के, तो 21 यूनिट की वैल्यू या फिर वॉशिंग मशीन का सीपी कितना आ जाएगा 21 यूनिट, 21 इंटू 410 यानी कि 0, 21 से कम 21 का 1 हाथ से लगे 2, 21 चौक 84 और 2 86, 8,610 रुपए। यानी कि वॉशिंग मशीन का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया 8,610 रुपए। तो वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस 8,610 रुपए आ गया। अब मोबाइल फोन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 16,110 में से 8,610 को माइनस करोगे तो 10 और 10 ये तो आपका डबल 0 आ गया, 11 में से फिर 0 0, 11 में से 6 गया कितना आएगा आपका 11 में से 6 गया आपका आएगा 5 और यहाँ पे बचेगा 15 में 60 के 7, 7500। अरे क्लियर है कि नहीं, कितना आएगा 7500 रुपए। तो मोबाइल फोन का सीपी कितना आएगा 7500 रुपए। क्लियर ना। आपसे वॉशिंग मशीन और मोबाइल के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछा है तो कितना आ जाएगा आंसर 8610 माइनस 7500, 10, 6 में 5 गए 8 में 7 गए 1110 रुपए। सो वॉशिंग मशीन और मोबाइल के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना आ गया आपका 1110 रुपए, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से इतनी टफ फिगर होने के बावजूद जहां पे एलिगेशन में आपको इतना ज्यादा गुणा भाग करना पड़ रहा था, इस क्वेश्चंस को आप इजीली बना सकते हो इन टाइप के सवालों को भी। क्लियर। चलिए ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर भाई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 19 से लेके 25 तक। इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आपके पीडी के पेपर में आ जाता है, कई बार आ चुके हैं, तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 को, सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेन इज ₹171। एक पेन का विक्रय मूल्य 171 रुपए। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है आपको 171 रुपीज। अरे क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद इफ प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन आर्टिकल इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल देन फाइंड सीपी। किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 171 रुपए और उस आर्टिकल को 171 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट परसेंटेज उतना ही है, प्रॉफिट परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही है जितना आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, जितना आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। देखिए 171 रुपए सेलिंग प्राइस है 171 रुपए, तो 171 रुपए में किसी आर्टिकल को बेचने पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज उतना ही है जितना आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज जो कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, प्रॉफिट परसेंटेज जो वो क्या है कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। क्लियर। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा आपसे, सीपी, आर्टिकल का सीपी पूछा है। क्लियर है कि नहीं। इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट मेथड है वो है आपका ऑप्शन मेथड। इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट मेथड है वो क्या है आपका ऑप्शन मेथड, कि जो ऑप्शन क्वेश्चन में दी गई बात को सेटिस्फाई करता वही आपका आंसर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पेन को 171 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट परसेंटेज उतना ही है जितना आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। तो आपसे क्या पूछा है, पेन का सीपी पूछा है, पेन का कॉस्ट प्राइस पूछा है। ठीक है ना। क्लियर। तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन को चेक करना है, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करे वही आंसर है। जैसे ऑप्शन दिए इसमें 75, 95, 90 रुपीज और 70 रुपीज। अगर मैं पहला ऑप्शन सही मानता हूं कि मेरा कॉस्ट प्राइस 75 रुपए, तो यदि कॉस्ट प्राइस 75 रुपए तो प्रॉफिट भी 75% होना चाहिए, प्रॉफिट भी 75%। यदि जितना भाई सीपी है उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज है तो 75 रुपए के समान पे 75% प्रॉफिट होगा। तो 75 का 75% दशमलव में चला जाएगा, पॉइंट्स में चला जाएगा। अगर पॉइंट में चला जाएगा तो सेलिंग प्राइस भी आपका पॉइंट में होना चाहिए। सेलिंग प्राइस आपका फुल इंटीजर है तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्लियर। अगर मैं दूसरा ऑप्शन देखूं 95, दी सीपी 95 है तो प्रॉफिट भी 95% ही होना चाहिए। अब 95 का 95% प्रॉफिट निकालोगे तो आंसर आपका पॉइंट में चला जाएगा, आंसर पॉइंट में चला जाएगा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सेलिंग प्राइस पॉइंट में नहीं है, वो फुल इंटीजर। और आप थर्ड ऑप्शन को सही मानते हो 90, अगर 90 सही ऑप्शन है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी 90% होना चाहिए। 90 का 90% होता है 81, 90 का 90% क्या होता है 81 रुपए। 90 रुपए के समान पर 81 रुपए का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 90 प्लस 81, 1 9 8 17, 171 रुपए। तो 90 रुपए के समान पर 90% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 171 रुपए। यही आपका आंसर है क्योंकि क्वेश्चन में दी गई बात को सेटिस्फाई करता है। तो सीपी क्या हो गया आर्टिकल का 90 रुपए। क्लियर।
इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कोई डाउट? क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन मेथड से। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर, जो ना करे वो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसकी फर्जी ट्रिक बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है जिसका एक लिमिटेशन है। उस टाइप से इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? क्लियर है कि नहीं? सेलिंग प्राइस दे रखा है 171 रुपए, वस्तु का सेलिंग प्राइस दे रखा है 171 रुपए, प्रॉफिट परसेंटेज उतना ही है जितना आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। तो 171 रुपए के ऐसे फैक्टर करो, 171 रुपए के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 10 हो, जिनका डिफरेंस 10 हो। 19 निम्मा 171, 19 निम्मा 171, 171 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 10 हो, 19 निम्मा 171। तो यहां पे 9 जो है इसके आगे जीरो चिपका दो, जो छोटी वैल्यू है। उन 171 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 10, 19 और 9, तो छोटी वैल्यू क्या है? 9, 9 के सामने एक जीरो चिपका दो, 90 रुपए। यही तुम्हारा आंसर है, बात खत्म। क्लियर है कि नहीं? यही तुम्हारा आंसर है। 9 के आगे जीरो चिपका दो, इसको इग्नोर कर दो। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? 90 रुपए, यही तुम्हारा आंसर है। तो ये तो हो गया सेकंड मेथड। क्लियर? अब ये आया कहां से तरीका, या फिर इस क्वेश्चन को करने का जो बेसिक मेथड है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। क्लियर? क्वेश्चन में दे रखा था कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। अच्छा, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। यदि कॉस्ट प्राइस सपोज मेरा सीपी रुपए, तो 171 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो कितना प्रॉफिट होगा? 171 माइनस सीपी रुपए। कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा? सीपी पे कैलकुलेट करेंगे, गुणा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, यानी कि सीपी के इक्वल है। यही तो बोला है क्वेश्चन में। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से ये आएगा 17100 माइनस 100 सीपी बराबर सीपी इंटू सीपी, दैट मीन सीपी का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? तो ये सीपी का स्क्वायर माइनस का 100 सीपी उधर जाएगा तो प्लस का 100 सीपी, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 17100 बराबर 0। क्लियर? तो ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। इस द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 17100 का ऐसे फैक्टर करो जिनका मल्टीप्लीकेशन तो 17100 पर डिफरेंस 100 हो। तो डिफरेंस 100 हो तो कौन से? 19 में 171, 190 सीपी माइनस 90 सीपी, इस तरीके से दो बनेंगे। अरे क्लियर है कि नहीं? यहां से कॉमन आएगा सीपी, अंदर बचेगा ब्रैकेट में सीपी प्लस 190, यहां से कॉमन आएगा आपका माइनस का 90, अंदर बचेगा सीपी प्लस 190 बराबर 0। तो क्या बचा? सीपी प्लस 190 कॉमन आएगा, अंदर ब्रैकेट में बचेगा सीपी माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहां से सीपी की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी माइनस का 190 और एक आएगी प्लस का 90। कॉस्ट प्राइस माइनस में पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। कॉस्ट प्राइस माइनस का 190 नहीं हो सकता, तो कॉस्ट प्राइस क्या है तुम्हारा? 90। कॉस्ट प्राइस क्या है तुम्हारा? 90। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है? सीपी क्या है तुम्हारा? 90। तो आंसर क्या होगा? 90। अल्टीमेटली होता क्या है कि इस टाइप से जो भी आपका सीपी बने वो टूटता क्या है? वो 19 और 9 10 के गैप पे टूटता है। 0 0 तो 100 की वजह से आ रही है, 0 0 तो 100 की वजह से आ रही है, समझ में कि नहीं? अल्टीमेटली टूटता है 10 के गैप पे, ये 19 और 9, और हमेशा छोटी वाली वैल्यू पॉजिटिव आती है, हमेशा छोटी वाली वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो उसके सामने एक जीरो चिपकानी होती है। क्लियर? कोई डाउट उसमें? सबको बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कुछ नहीं करना। ये भी मेथड बेकार है, आपका ट्रिक भी बेकार है। आपका जो बेस्ट तरीका है वो क्या? ऑप्शन मेथड। ऑप्शन से सेटिस्फाई करो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वही आंसर है। क्लियर? तो ये था आपका जब आपको प्रॉफिट दिया हुआ हो। ठीक है ना? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेन इज 24 रुपया। एक पेन का सेलिंग प्राइस 24 रुपए है। क्लियर? इफ वैल्यू ऑफ इट सीपी एंड लॉस परसेंटेज इज इक्वल, देन फाइंड इट सीपी। और आपको लॉस परसेंटेज उतना ही दिया है जितना आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। लॉस परसेंटेज उतना ही जितना आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। तो आपसे क्या पूछा? आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछा है, आर्टिकल का सीपी पूछा है। क्लियर है कि नहीं? ठीक। सो बेस्ट मेथड क्या है? बेस्ट मेथड है ऑप्शन मेथड। देखिए इस क्वेश्चन के हर ऑप्शन में आंसर दो दो दे रखे, क्योंकि इस क्वेश्चन के दो दो आंसर पॉसिबल हैं। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा 30 और 70, दूसरा दे रखा 80,20, तीसरा दे रखा 60,40 और चौथा दे रखा 90,10। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? ठीक है। तो देखो दो ऑप्शन तो ये देखते ही खत्म हो गए, दो ऑप्शन तो ये देखते ही खत्म हो गए ये वाले। क्लियर है कि नहीं? 80 और 20, यदि आर्टिकल का सीपी ही 20 है
और आप उसको लॉस हो रहा है, और लॉस होने के बाद आप उसको 24 में कैसे सेल कर सकते हो? तो आंसर पॉसिबल है नहीं। दी आर्टिकल का सीपी ही 10 है, आप उस पर लॉस ले रहे हो, फिर 24 में कैसे सेल कर पाओगे? तो ये भी आंसर नहीं। तो आंसर आपके सिर्फ ये दो ही बचे, 30 और 70। अगर ये मेरा आंसर है तो ये आंसर है, अगर अदर ये वाइज ये आंसर नहीं है तो फिर मेरा सी ऑप्शन आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? तो यदि 30 है, अगर सपोज 30 मेरा सीपी है, 30 मेरा सीपी है, तो 30 है तो लॉस परसेंटेज भी 30% होना चाहिए। 30 पे लॉस परसेंटेज भी 30% होना चाहिए। तो 30 का 30% क्या होता है? 9 का लॉस होगा 30 रुपए के सामान पर, तो कितने में सेल होगा? 21 रुपए में, जबकि सेल तो 24 रुपए में होना चाहिए। यानी कि मेरा आंसर ये भी नहीं। आंसर क्या है तुम्हारा? 60 और 40। आंसर क्या है तुम्हारा? 60 और 40। कोई डाउट इसमें? क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है भाई, 60 और 40 आपका आंसर है। कैसे? अगर आप देखोगे तो सपोज सीपी 60 है, तो 60 पे लॉस आपको 60% का होना चाहिए। 60 का 60% होता है 36, 36 का लॉस तो कितने में सेल करोगे? 24 में। यदि 40 आपका आंसर है तो 40 पे लॉस भी आपको 40% होना चाहिए। तो 40 का 40% क्या होता है? 16। 40 पे 16 का लॉस है तो कितने में सेल होगा? 24। ये भी आपका 24 ही दे रहा है। तो दोनों ही आंसर आपके ठीक है, 60 और 40। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए, अब इसकी जो फर्जी ट्रिक है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। ओके, सेलिंग प्राइस दिया 24 रुपया, सेलिंग प्राइस 24 रुपए, तो 24 के एक ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 10 हो, जिनका सम 10 हो। तो 4 और 6, 4 और 6, 4 6 24, जिनका सम क्या हो? 10। प्रॉफिट के केस में क्या था? ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 10 हो, और लॉस के केस में क्या? ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 10 हो। उनके आगे की जीरो चिपका दो। 40 और 60, यही आंसर है, 40 रुपए और 60 रुपए। क्लियर है कि नहीं? यही तुम्हारे सीपी है। कोई डाउट इसमें? क्लियर? समझ में आया कि नहीं भाई? 40 रुपए और 60 रुपए, यही आपका आंसर है। तो इस केस में हमेशा लॉस के केस में आपके दो आंसर आते हैं, क्योंकि लॉस के केस में भी आप सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे जैसे मैंने प्रॉफिट के केस में बना के सिखाई। तो वहां पे आपकी दो वैल्यू निकल के आएंगी, दोनों पॉजिटिव होती हैं, दोनों सेटिस्फाई करती हैं, इसलिए आपका दो आंसर आएंगे। फिर आप कह सकते हो कि सर यदि कोई नंबर ऐसा आ जाए, सेलिंग प्राइस ऐसा हो कि उनका सम 10 बने ही ना, उनका सम 10 बने ही ना, जैसे इसमें तो 4 और 6 बन गया, 4 रुपए और 6 रुपए सम 10 बने ना, तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल होगा ही नहीं भाई। ओके, लॉस परसेंटेज कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। लॉस परसेंटेज कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात का एकदम गलत है। लॉस परसेंटेज कभी 100% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। और जब लॉस परसेंटेज 100% से ज्यादा हो नहीं सकता, तो कभी भी आपका सेलिंग प्राइस वो 100 रुपए से ज्यादा देगा ही नहीं, क्योंकि सेलिंग प्राइस को उसके क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस से आपको कॉस्ट प्राइस को उसके लॉस परसेंटेज के इक्वल रखना है, तो हमेशा वो 10 के डिफरेंस पे ब्रेक हो ही जाएगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे, सब बच्चों का खेल है। क्लियर है कि नहीं? जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया है आपको 336 रुपए, और सीपी एंड प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल है। जितना आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है उतना ही आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है, तो आपसे पूछा है सीपी, आपसे क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो ऑप्शन से सेटिस्फाई करेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं 140, 120, 210 और 80। अरे क्लियर है कि नहीं? तो ये ऑप्शन तो देखते ही खत्म हो गए, ये ऑप्शन तो देखते ही खत्म हो गए, दो ऑप्शन तो, क्योंकि 80 पे यदि तुम्हारा सीपी है तो उस पर प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 80% होना चाहिए। जबकि 80 पे तो तुम 100% प्रॉफिट लेने के बाद भी 336 तक नहीं पहुंच पाओगे, तो ये तो आंसर है नहीं। 210, यदि 210 रुपए है तो प्रॉफिट भी 210% होगा। 210 का 210% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। यदि मैं 140 को आंसर मानता हूं, यदि सीपी तुम्हारा 140 है तो प्रॉफिट भी 140% ही होना चाहिए। तो 140 का 140% क्या होता है? 196। 140 का 140% क्या होता है? 196। तो 140 रुपए के सामान पे 196 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो कितने में सेल होगा? 336 रुपए में सेल होगा। यही तुम्हारा आंसर है। अरे क्लियर है कि नहीं? कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक, अरे बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्लियर? सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹272। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दिया है आपको 272 रुपए। ठीक, वैल्यू ऑफ इट्स प्रॉफिट परसेंटेज इज 3 टाइम्स ऑफ सीपी।
और जो प्रॉफिट परसेंटेज है आर्टिकल को बेचने पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सीपी का 3 गुना है, उसके क्रय मूल्य का, उसके कॉस्ट प्राइस का 3 गुना है। तो आपसे पूछे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो ऑप्शन है इसके 60, 80, 70 और 90, यानी कि ये आपका आंसर होना चाहिए या तो 60 रुपए या 80 रुपए या 70 रुपए या 90 रुपए। आपको सीपी दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको, सीपी। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा ना तो सीपी दे रखा है, क्लियर है कि नहीं? ओके, तो ऑप्शन से चेक करेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वही आंसर है। तो यदि मैं 60 रुपए को आंसर मानता हूं तो प्रॉफिट परसेंटेज सीपी का 3 गुना, यानी कि 60 का 3 गुना कितना होना चाहिए, 180% होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होना चाहिए, 180% होना चाहिए, क्लियर? तो 60 का 180% कितना होता है, 108, 18 छिक्का 108 रुपए, क्लियर है कि नहीं? तो 60 रुपए के सामान पे 108 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो कितने में सेल होगा, 168 में, 168 में। तो ये तो मेरा आंसर है नहीं, क्लियर है कि नहीं? तो दूसरा ऑप्शन लेते हैं 80, दूसरा ऑप्शन लेते हैं, यदि 80 मेरा आंसर है तो प्रॉफिट परसेंटेज इस पे 3 गुना, कॉस्ट प्राइस का 3 गुना, तो 80 का 3 गुना कितना होता है, 240। तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज होना चाहिए, 240% प्रॉफिट होना चाहिए। तो 80 रुपए के सामान पर यदि 240% प्रॉफिट होगा तो 80 का 240% कितना होता है, 192, कितना होता है 192। तो 80 रुपए के सामान पे 192 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो सामान कितने में सेल होगा, 19 और 8 27, 272 रुपए में सेल होगा, यानी कि आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, 272 रुपए होगा। और 272 रुपए आपको आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है फिर, क्वेश्चन 22 का आंसर है बी। कोई डाउट इसमें, क्लियर? तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 आपको खुद से ट्राई करने, तीनों सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, क्लियर भाई? तो ये जो शीट है ये मैंने पूरी डिस्कस कर दी। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पे नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई? अपन ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।